नमस्कार, आरसीआई के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग की। कैसे लोगों को, किन लोगों को ऑडिटरी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, किन को इसको एडवाइस किया जाना चाहिए, आज इसी बात पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस सब्जेक्ट पर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आज हमारे साथ हैं शिवानी अग्रवाल जी। शिवानी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, शिवानी जी स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं एम्स से, आप समझ सकते हैं, बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान, बहुत बड़ी विशेषज्ञ इस फील्ड की। आप चाहें तो हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। और इसके लिए नोट करिए हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, सुझाव अपना हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-11-2008, हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। इसके अलावा ईमेल के थ्रू अगर आप अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली हम तक पहुंचाना चाहें, नोट करिए हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये कि ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या होती है, इस बात को समझना ज़रूरी है। और उसके बाद हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आपका टारगेट ग्रुप होता है जिसको कि ऑडिटरी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जी, जैसा नेम सजेस्ट करता है, ऑडिटरी ट्रेनिंग उन बच्चों को दी जाती है जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत आती है। तो टारगेट पॉपुलेशन हमारा वो होता है जो बच्चे बचपन से जिनको हियरिंग लॉस है और वो सुन नहीं पा रहे हैं और उनको लैंग्वेज की भी कमी है। तो ऑडिटरी ट्रेनिंग में शुरुआत में हम बच्चे को सुनना सिखाते हैं और एट द सेम टाइम वो धीरे धीरे करके उसको बोलना भी सिखाया जाता है। तो जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं जन्म से, जिनको सुनने की तकलीफ़ है, उनको हियरिंग एड्स देकर उनको सुनने के काबिल बनाया जाता है एंड आफ्टर दैट उनकी ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बताया कि जो बच्चे जन्म से सुनने की क्षमता से वंचित हैं उनको हम टारगेट अपना रख करके चलते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि किसी डिजीज़ की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी पर्सन की हियरिंग की कैपेसिटी अगर लॉस हो जाती है, क्या उन लोगों को भी ऑडिटरी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अब वो एक नॉर्मल पर्सन की बजाय एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। सुनने की क्षमता अगर खो चुके हैं तो निश्चित रूप से अपने एक्सप्रेशन पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसे लोग भी हमारे टारगेट ग्रुप में होते हैं? अगर कोई ऐसा है जिसको हियरिंग लॉस जो है वो बाद में एक्वायर हुआ है, कुछ ऐसे टाइम पर एक्वायर हुआ है जब उसने लैंग्वेज कंप्लीटली एक्वायर कर ली, जब वो नॉर्मल लोगों की तरह अपने एज के मुताबिक बातचीत कर रहा था और तब उसको हियरिंग लॉस हुआ है, ऐसे लोगों को अगर बाद में हियरिंग लॉस होता है तो उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। अगर उनको हियरिंग एड लगाया है उन्होंने तो ऑडिटरी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उन लोगों ने कॉक्लियर इम्प्लांट कराया है, जो ऑपरेशन से जिनको सुनाई देता है, मशीन लगाकर जो ऑपरेशन होता है, अगर वो उनको लगाया गया है, कॉक्लियर इम्प्लांट उनको लगाया गया है, तभी उनको थोड़ी बहुत ऑडिटरी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट के थ्रू जो आवाज़ें पेशेंट को जा रही हैं वो बहुत अलग किस्म की आवाज़ें होती है, वो नॉर्मल साउंड जैसी नहीं होती। तो तब उन लोगों को ये समझाया जाता है, ये सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जो आवाज़ आपने अभी तक सुनी है उसमें और ये जो नई आवाज़ आप सुन रहे हैं उसमें ये अंतर है और आपने दोनों आवाज़ों को कोरिलेट करना कैसे है। कोरिलेट करना है, कैसे एक्सप्रेशंस को समझना है। बट वो सिर्फ तब करना है, ये ट्रेनिंग हमने सिर्फ तब देनी होती है अडल्ट्स को जब वो ऑपरेशन करवाते हैं। अगर उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, अगर उनका सिर्फ सम अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस हुआ है और उन्होंने हियरिंग एड्स लगाए हैं, तब उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है।
मैम यहाँ पर अब हमने अपने टारगेट ग्रुप को तो समझ लिया। अब ये कि जब कोई बच्चा आपके पास में आता है तो आप ऑडिटरी ट्रेनिंग उसकी कैसे शुरू करती हैं, कैसे किस तरह से वो स्टेप क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करती हैं और उसके बाद उसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जब बच्चा हमारे पास आता है हम ये देखते हैं कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे की उम्र क्या है। अगर बच्चा अभी भी लैंग्वेज एक्विजिशन की एज में है कि वो लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है, 5 साल से कम का बच्चा है जी। तो हम उस बच्चे को सबसे पहले हियरिंग एड्स लगाते हैं और उसके बाद उस बच्चे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है सुनने की ट्रेनिंग, क्योंकि बच्चों को सुनने की आदत नहीं होती है। जिस बच्चे ने कभी नहीं सुना है, जन्म से नहीं सुना है, वो बच्चे से आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चाहे आपने उसको हियरिंग एड भी लगा दिया, आप ये उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुरंत सुनने लग जाएगा। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग इज बच्चे को सुनने की ट्रेनिंग देना। एज द नेम सजेस्ट्स, ऑडिटरी ट्रेनिंग का मतलब ही यही है, सुनने की ट्रेनिंग। ऑडिटरी ट्रेनिंग, सुनने की ट्रेनिंग। तो ये हम लोग शुरू कराते हैं सबसे पहले। शायद उससे भी पहले जो काम ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे को हियरिंग एड लगा कर रखने की आदत। बच्चों को हियरिंग एड लगाने की आदत नहीं होती, वो सब बच्चे हियरिंग एड अपनी उतार कर फेंकेंगे। अनकंफर्टेबल बच्चे फील करते हैं। तो जब क्योंकि बच्चे उतार कर फेंकते हैं हियरिंग एड, इसीलिए उनको हियरिंग एड लगाना बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझाना कि हियरिंग एड लगा कर रखें और सारे बच्चों को बिज़ी रखें। जब बच्चे ने हियरिंग एड लगा रखी है तो बच्चे को बिज़ी रखें ताकि बच्चे का ध्यान हियरिंग एड के ऊपर ना जाए। जी। तो इसका स्टेप वाइज आप क्या करते हैं? पहले तो आपने जैसे बताया कि एज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अपना लैंग्वेज को एक्वायर करने की एज है या उसको पास कर चुका है। इन सिचुएशंस में फिर उसके स्टेप्स क्या करते हैं फिर वो हम प्रेजेंटेशन में भी देखते हैं। A scientist by the name of a special educator by the name of Erber, उन्होंने कभी ये बोला था that technological and medical devices only give children access to hearing, but whether they learn to use this hearing depends upon the therapy they receive. तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को कितना मर्जी टेक्नोलॉजिकल या मेडिकल डिवाइसेस हम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन उसकी बेनिफिट या उसका प्रोग्रेस बच्चे को कितना है, उसका फ़ायदा बच्चे को कितना है, वो सिर्फ हमें तभी पता चल सकता है। वो सिर्फ उसका फ़ायदा तभी होगा जब बच्चा गुड अमाउंट ऑफ स्पीच थेरेपी रिसीव करेगा, जब बच्चा उस स्पीच थेरेपी को रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप कैसा मर्जी, कितना मर्जी एक्सपेंसिव हियरिंग एड या इम्प्लांट आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद आपने बच्चे की थेरेपी नहीं कराई, ऑडिटरी ट्रेनिंग नहीं कराई, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी नहीं दिलाई बच्चे को, तो उससे बच्चे को कितने भी एक्सपेंसिव हियरिंग एड से या ऑपरेशन से बच्चे को फ़ायदा नहीं होगा। जी। नाउ वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट कि हैबिलिटेशन ज़रूरी है, हैबिलिटेशन ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है ये देखना ज़रूरी। ये देखते हैं कि हैबिलिटेशन इज़ नेसेसरी, बट वाई? Because the children are auditorily deprived, there is limitation of device in comparison to normal hearing, and these children prefer visual cues. तो हम लोग ये बात करे जा रहे हैं कि हमने बच्चे को हियरिंग एड लगाना है, हियरिंग एड लगाना है, हियरिंग एड लगाकर उसकी ट्रेनिंग करानी है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, वो सब ऑडिटरली डिप्राइव्ड हैं, उनको ऑडिटरी स्टिमुलस नहीं मिल रहा। जब वो सुन नहीं पा रहे हैं तो वो आगे बोलेंगे कैसे? वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जी लें, वो नॉर्मल लैंग्वेज पिकअप कर लें और लोगों से, अपने आसपास लोगों से कम्युनिकेट कर लें। सो बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर ऑडिटरली डिप्राइव्ड, इसीलिए इन बच्चों को हियरिंग एड लगाकर ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, चाहे हम कितना मर्जी अच्छा हियरिंग एड उनको लगा दें, बट देर इज़ डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ लिमिटेशन। हियरिंग एड लगाकर भी या इम्प्लांट लगाकर भी आप उसको एक नॉर्मल हियरिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोगों की सबकी, थैंक्स टू गॉड, वी आर ऑल नॉर्मल हियरिंग, हम लोग सब नॉर्मल सुन रहे हैं। अगर
बच्चे जो हैं जिनको नहीं सुनाई दे पा रहा, आपने उनको कितना अपनी तरफ से एज अ पेरेंट हम अपनी तरफ से बेस्ट हियरिंग एड या बेस्ट चीज़ अपने बच्चे के लिए करना चाहेंगे, लेकिन तो भी हम उसको ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक नॉर्मल हियरिंग इंसान की तरह उसको सुनने लग जाए। कहीं ना कहीं पर सम अमाउंट ऑफ डिप्रिवेशन विल बी देयर। थर्डली, ये जो सारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो सुनने की कोशिश नहीं करना चाहते। उनको सबसे आसान काम जो लगता है वो है विजुअल क्लूज देकर वो बात करना चाहते हैं, विजुअल क्लूज देकर वो सब कुछ समझकर जवाब देना चाहते हैं, सुनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो क्योंकि वो विजुअल क्लूज सबसे आसान चीज़ है, उन्होंने सामने देखकर उनको जो बात समझ में आई उसका जवाब दे दिया, उनको सुनने का काम करने की नहीं ज़रूरत लगती। एक तो उनकी चूंकि सुनने की थोड़ी सी हैबिट भी नहीं होती है बचपन से, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेटेड कर रखा है अपनी विजुअल पावर को यूज़ करने के लिए, इसलिए अपनी उस कमी को फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पर होती है। Exactly. और उसी को चूंकि इनका डाइवर्जन एक तरह से विजुअल की तरफ ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से वो ऑडिटरी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वही चीज़ को, वही अटेंशन को हमें वापस ऑडिटरी पर लाना है, विजुअल से हटाकर वापस ऑडिटरी पर लाना है वो अटेंशन को, ताकि बच्चों को हियरिंग एड जो आपने दिया है, हियरिंग एड आपने सुनने के लिए दी है तो हियरिंग एड का इस्तेमाल करो, या ऑपरेशन से जो आपको मशीन दी गई है उसका इस्तेमाल करिए। तो हियरिंग एड या इम्प्लांट लगाकर बच्चे को सुनने की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका फोकस वापस हियरिंग पर आए। खास करके ये बात इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बच्चे का जो एक डेवलपमेंट की स्टेज होती है, उसका एजुकेशनल करियर होता है, उसका आगे चल करके प्रोफेशनल करियर होता है। तो अगर हम इसको सही स्टेज पर अगर हम टेकअप कर लेते हैं और उसको अपने बच्चों को सही ट्रेनिंग दे देते हैं, तो हमारे ऐसे बच्चे भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह से आगे डेवलप कर सकते हैं। अगर कहीं इस तरह का डिले होता है उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग देने में, तो कहीं ना कहीं उनके ओवरऑल जो पर्सनालिटी की है उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है। बिल्कुल, जैसे हम लोग बात करते हैं माइलिनाइजेशन की। माइलिनाइजेशन ऑफ द ब्रेन टेक्स प्लेस टिल द एज ऑफ 5 years। 5 साल की उम्र तक माइलिनाइजेशन ऑफ द ब्रेन हो रहा होता है, और अगर माइलिनाइजेशन ऑफ द ब्रेन कंप्लीट हो गया उसके बाद आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीख पाएगा। 5 साल की उम्र तक बच्चा मैक्सिमम लैंग्वेज सीख सकता है, मैक्सिमम आप उसको सिखा सकते हैं। वो इवन इफ द चाइल्ड इज एक्सपोज टू मोर देन 1 लैंग्वेज, तो वो इनिशियल 5 years की एज में बच्चा अच्छा कुछ सीख सकता है जी। लेकिन 5 साल की एज के बाद अगर आप सोचते हैं कि आप बच्चे को बेसिक एक लैंग्वेज सिखा दें, तो वो उसमें लिमिटेशन मुश्किल हो जाती है। एग्जैक्टली। इसीलिए हम लोग हमेशा अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं। हम लोग सब एज प्रोफेशनल्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ताकि अर्लीस्ट बच्चे को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, रिहैबिलिटेशन उसकी शुरू कर दी जी। नाउ कमिंग टू ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, एज द नेम सजेस्ट, इज ऑडिशन प्लस वर्बल। तो इसमें जो अभी तक हम लोग सिर्फ ऑडिटरी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। ऑडिटरी ट्रेनिंग में हम सिर्फ बच्चे को सुनना सिखा रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो आकर रुक जाती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग में हमने बच्चे को थोड़ी बहुत सुनने की ट्रेनिंग दे दी, उसमें बोलने की ट्रेनिंग कहीं नहीं आई। बोलने की ट्रेनिंग से मेरा ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे को बिठाकर बोलना सिखा रहे हैं, नो। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का मतलब ये है कि बच्चा सुनकर लैंग्वेज सीखे, जैसे हम सब ने लैंग्वेज सीखी है, हम उनसे सुना और वही वर्ड्स हमने आगे रिप्रोड्यूस करे, वही वर्ड्स हमने बोले। तो हम सब ने लैंग्वेज सुनकर सीखी है, और यही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं वो भी सुनकर नॉर्मल लोगों की तरह लैंग्वेज सीखें। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ऑडिटरी ट्रेनिंग में सिर्फ बच्चे को सुनने की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी हम वर्बल पर काम नहीं करते थे। बच्चे को सुनना सिखा दिया, कंडीशनिंग करा दिया, थोड़ी बहुत सुनने की ट्रेनिंग दे दी, हो गया काम, जाइए। तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, और ऑडिटरी ट्रेनिंग के बाद इवेंचुअली बच्चा विजुअल क्लूज पर आ जाता था, लिप रीडिंग करने लग जाता था या स्पीच रीडिंग करने लग जाता था, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो
ऐसे बच्चे नॉर्मली स्पीच रीडिंग पर आ जाते हैं, लेकिन अब ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। अब हम सब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को, चाहे उनको हियरिंग एड लगे हुए हैं, चाहे उनका कॉक्लियर इम्प्लांट हो रखा है, हम उन सब बच्चों के साथ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी को फॉलो करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है उनका जो एक नेचुरल तरीका होता है लैंग्वेज को सीखने का, उस तक पहुंचाना। जी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी किस तरह से की जाती है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो देखते हैं जी। First is early detection, identification and management of hearing loss. There is appropriate amplification, a parent partnership with the auditory verbal therapist, total integration of listening into the child's personality, one-on-one therapy, good acoustic feedback, the following of an auditory hierarchy, teaching which is continuously diagnostic, and the implementation of mainstreaming as appropriate. Now अगर आप इसमें देखेंगे कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताई गई है वो यही है, देयर शुड बी अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द हियरिंग लॉस। मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके बच्चे का हियरिंग लॉस आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो गई, चाहे हियरिंग एड से चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट से, एंड इमीडिएटली आपने बच्चे को हैबिलिटेशन पे डाल दिया, यानी स्पीच थेरेपी पे डाल दिया। ये जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना हम बच्चे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड प्रोग्रेस। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट एम्प्लीफिकेशन। अप्रोप्रिएट एम्प्लीफिकेशन का मतलब है दैट इफ़ अ चाइल्ड हैज़ प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, उसको उसके हियरिंग लॉस के अप्रोप्रिएट हियरिंग एड दिया जाए। ये नहीं है कि आपने उसको कोई हियरिंग एड ऐसा दे रखा है जो अंडर एम्पलीफाई कर रहा है। अगर हियरिंग एड अंडर एम्पलीफाई करेगा तो उस हियरिंग एड से बच्चे को लगाना ना लगाना एक बराबर है, उससे बच्चे को सुनाई नहीं आएगा। इसीलिए देयर शुड बी अप्रोप्रिएट एम्पलीफिकेशन गिवन टू द चाइल्ड। नाउ अ पेरेंट पार्टनरशिप विद द ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट। जो ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट है या जो स्पीच थेरेपिस्ट है जो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी करा रहे हैं, उनके साथ एक पार्टनर, एक पेरेंट को लगना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पेरेंट है, चाहे वो फादर है, चाहे वो मदर है, या वो कोई भी केयर टेकर है बच्चे का, तो वो अगर ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट के साथ या स्पीच थेरेपिस्ट के साथ लगकर अच्छे से समझे हर सेशन में क्या हुआ, कैसे कराया गया, और वही चीज़ को घर जाकर रेप्लिकेट करेगा, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। वी कैन एक्सपेक्ट गुड प्रोग्रेस फ्रॉम द चाइल्ड। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बताई, जो पेरेंट्स का रोल आप यहाँ पर देख रही हैं कि चूंकि बच्चे का जो मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ टाइम है वो पेरेंट्स के साथ में ही बीतने वाला है। जो एक स्पीच थेरेपिस्ट है वो एक थोड़े टाइम के लिए उन्होंने जो भी ट्रेनिंग दिया, जो भी टेक्निक्स बताई, सिर्फ उतना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उसी टेक्निक को घर पर जाकर के बार बार रिपीटेशन की जरूरत है, और उसके बाद में ही हमको उसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और ऐसे टाइम पर ये बहुत ज़रूरी है कि जब स्पीच थेरेपी हो रही होती है बच्चे की, तब एक पेरेंट जो घर जाकर बच्चे को सिखाएंगे, वो पेरेंट का बच्चे के साथ बैठना, थेरेपिस्ट के साथ बैठना बहुत जरूरी है, ताकि वो टेक्निक समझ पाए जो वो स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं वो देख पाए। नहीं तो घर जाकर अगर वही चीज कराई जाएगी, लेकिन अगर गलत तरीके से कराई जाती है तो उसका कराने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर दैट वन पेरेंट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ थेरेपी। नेक्स्ट, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ लिसनिंग इनटू द चाइल्ड्स पर्सनालिटी। मतलब वही चीज़ यहाँ पर कि सिर्फ लिसनिंग की बात हो रही है। बच्चा सारा दिन हमने कोशिश करनी है कि बच्चे को सुनने पर काम कराया जाए। सारा दिन हमने बच्चे को सिर्फ यही रिमाइंड कराना है कि बच्चे सुनो, सुनने पर ध्यान दो, सुनकर समझो और फिर जवाब दो। तो जो भी चीज़ बच्चे को सिखाई जा रही है वो सुनकर सिखाई जा रही है, बच्चे को सुनाकर सिखाई जा रही है, दिखाकर विजुअल क्लूज देकर नहीं सिखाना है बच्चे को। वन ऑन वन थेरेपी मतलब सिर्फ 1-to-1 थेरेपी होनी चाहिए। ये नहीं कि थेरेपिस्ट के पास 8-10 बच्चे बैठे हैं और आप 8-10 बच्चों को बिठाकर थेरेपी इसको हम एक क्लास का रूप नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर एक बच्चे को हमें पर्टिकुलरली डील करना होगा। स्पीच थेरेपी आप ग्रुप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों का लेवल अलग होता है।
कोई भी दो बच्चों का IQ एक जैसा नहीं हो सकता, कोई भी दो बच्चों का समझने की क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती, कोई भी दो बच्चे एक साथ बैठकर नहीं कर पाएंगे। चाहे वो, कई बार ये भी होता है कि कंपटीशन में एक बच्चा कर रहा है, दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा, दूसरे बच्चे को देखकर ये कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जितनी अटेंशन एक बच्चे को दे पाते हैं, आपकी अटेंशन ज़्यादा बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। आप यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू द चाइल्ड। तो इसीलिए ये नहीं, आपने हमेशा 1-to-1 थेरेपी ही करानी है। ये आपकी सजेशन स्पीच थेरेपिस्ट के साथ पेरेंट्स के को भी है कि जब भी वो अपने बच्चे के लिए इस तरह की कोई थेरेपी ले रहे हैं तो उनको कोशिश इस बात की हमेशा करनी चाहिए कि 1-to-1 ही थेरेपी, 1-to-1 ही हो, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। दूसरे बच्चे को अगर पढ़ाना है तो उसका टाइम सेपरेट होना चाहिए। जिस वक्त आप अपने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को सिखा रहे हैं बैठकर, तब आपका टोटल टाइम सिर्फ आपके बच्चे की तरफ हो, आपकी टोटल अटेंशन सिर्फ आपके बच्चे की तरफ होनी चाहिए। नेक्स्ट, अकॉस्टिक फीडबैक, मतलब जो भी बच्चे को आप सुना रहे हैं वो चीज़ बच्चे को सुननी चाहिए, उससे बच्चे को फीडबैक मिलना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मेरे से बोला जा रहा है वो मैं सही से बोल रहा हूँ या नहीं। क्योंकि अगर बच्चे को भी अपनी बोली हुई बात नहीं सुनाई देगी तो ही विल नॉट बी एबल टू करेक्ट हिमसेल्फ। वो गलत बोल रहा है तो गलत ही बोलता जाएगा, तो उसको भी अपनी बोली हुई बात सुनाई देनी चाहिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ऑफ एन ऑडिटरी हायरार्की। ऑडिटरी हायरार्की हम अभी बताएंगे। ऑडिटरी हायरार्की में हमें सुनने की ट्रेनिंग में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। टीचिंग विच इज कंटिन्यूअली डायग्नोस्टिक, मतलब आप बच्चे को सिखा रहे हैं, यू आर टीचिंग द चाइल्ड, बट इन दैट टीचिंग यू आर कंटिन्यूअसली सीइंग कि ये चीज़ आपने सिखा दी, अब ये सीखने में बच्चे ने कहाँ पर प्रॉब्लम हुई, तो उसको भी आप साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हैं, जॉट डाउन कर रहे हैं कि ये चीज़ सीखने में बच्चे को कहाँ तकलीफ आई, कहाँ प्रॉब्लम आई, या जो आपने टास्क पूरा सिखाया है क्या वो बच्चा पूरी तरह से सीख पाया, नहीं सीख पाया तो इमीडिएटली आपने एक मेंटल नोट बना लिया कि यहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आई है तो इसको आपने बाद में रेक्टिफाई करना है। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चा बोलने की अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन बच्चा साफ नहीं बोल पा रहा, तो ये आपने एक मेंटल नोट बना लिया कि बच्चे की ये पर्टिकुलर साउंड या ये पर्टिकुलर वर्ड बच्चा नहीं बोल पा रहा, एंड विच you will work upon later. Next, the implementation of mainstreaming as appropriate. हम बच्चों को अगर सिखा रहे हैं तो हमारा टोटल फोकस सिर्फ इस बात पर है कि हमारा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा नॉर्मल स्कूल जा सके। तो हमने बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में डालना है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा टारगेट है। अल्टीमेट टारगेट हमारा यही है कि हमारा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा नॉर्मल स्कूल जाए। यहाँ पर मैम एक थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है, जैसे आपने बताया कि 0 to 5 ईयर्स एक माइलस्टोन का एज होता है। अगर इस एज को क्रॉस करने के बाद में बच्चे का डिटेक्शन लेट में हुआ या किसी वजह से पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं रहे कि वो आपके पास प्रॉपर टाइम पर, क्वालिटी टाइम पर जो हम कहें कि आना चाहिए था नहीं आए, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर ट्रेनिंग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाधित होगी और ऐसे बच्चों के एजुकेशनल करियर में भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जितना जल्दी डिटेक्ट होकर, जितना जल्दी आप थेरेपी करा रहे हैं, उतना बेटर बच्चे की परफॉर्मेंस होगी। जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस जो है या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, वो आपको कम रखनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 5 years टोटल वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वेरी गुड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द चाइल्ड। जी, यहाँ पर आपने कई सारे प्रिंसिपल्स की बात किया, जहाँ पर हमें बच्चे का इस तरह की थेरेपी करनी है, अगर वो एक क्लिनिक है या जहाँ पर डॉक्टर बैठ रहे हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट बैठ रहा है, वहाँ पर तो निश्चित रूप से इस तरह की अरेंजमेंट वो करके चलते हैं। किस तरह के एक स्पेशल एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर कि इन बच्चों को एक प्रॉपर फीडबैक मिल सके, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन ना हो, या इस तरह के जो आपकी सजेशंस हों? मेरे ख्याल में तो स्पीच थेरेपी रूम शुड बी, उसमें कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई डिजाइन की, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो इवन इफ नॉट साउंड प्रूफ, कम से कम साउंड ट्रीटेड होना चाहिए ताकि आसपास का शोर ना आए, या कोई ऐसी जगह पर हो, अगर आपने कहीं एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या इवन इफ इट्स इन अ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में भी वो रूम एक ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत ज्यादा ओपीडी की भीड़ ना हो या बहुत ज्यादा शोर ना हो, तो अनवांटेड साउंड वहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। और आपके पास एक सारे जो आपके थेरेपी मटेरियल हैं या जो भी आपके टॉयज हैं या जो भी चार्ट्स वो सब है, वो सब
आउटसाइड डिस्प्ले पर नहीं होने जी। चाहिए। अगर वो आउटसाइड डिस्प्ले पर होंगे तो बच्चे का अटेंशन सिर्फ उन टॉयज के ऊपर या चार्ट के ऊपर या जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चे को उसके ऊपर होगा। आपने थेरेपी सिचुएशन से पहले जो जो चीज़ आपने बच्चे को सिखानी है वो चीज़ आपके पास बाहर रेडी होनी चाहिए, सो दैट बच्चा सिर्फ उन चीज़ पर फोकस करे, और चीज़ें उसको नहीं दिख रही तो वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं तो बच्चे के पास रूम में डिस्ट्रैक्टर्स नहीं होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी। Now, what are the techniques that to begin with? जब 0 to 3 months of implant age है या hearing impaired बच्चे जो हैं उनको आप 0 to 3 months of hearing aid लगाने के बाद आपने उनको क्या करना है? You have to ensure that the implant or the hearing aid is worn throughout the day. Be close to the microphone. Have a quiet environment. Use a sing-song voice and establish joint attention. Now, यहाँ पर जो हम 0 to 3 months की बात कर रहे हैं वो हम एज 0 to 3 months की बात नहीं कर रहे हैं कि बच्चे की एज 0 से 3 months की हो। Here we are talking about the age after which the hearing, अगर hearing aid दिया गया है, आज hearing aid दिया गया है या आज इम्प्लांट हुआ है, तो आज के 3 महीने तक आपने बच्चे के साथ किस चीज़ पर काम करना है। तो दैट इज 0 to 3 months ऑफ इम्प्लांट एज या 0 to 3 months ऑफ हियरिंग एज। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि हियरिंग एड जो है या जो इम्प्लांट है, जो इम्प्लांट कॉक्लियर इम्प्लांट है बच्चे का, दैट द चाइल्ड वेयर्स थ्रू आउट द डे। जितनी देर बच्चा जगा हुआ है उतनी देर तक वो हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लगा कर रखे। अगर वो सारा दिन लगा कर रखेगा तभी उसको सुनने की आदत पड़ेगी, तभी उसको सबसे पहली बात हियरिंग एड लगाने की आदत पड़ेगी और तभी उसको थोड़ा बहुत सुनने पर ध्यान देने की आदत पड़ेगी। नहीं तो अगर बच्चा दिन में कुछ टाइम लगा रहे फिर उतार रहे फिर लगा रहे फिर उतार रहे तो उससे उसकी आदत हियरिंग एड लगाने की आदत बच्चे को नहीं पड़ पाएगी। सेकेंडली, बच्चे से बात करते वक्त जब भी आप बच्चे से बात करें आपको माइक्रोफोन के बहुत क्लोज होना चाहिए। जो माइक्रोफोन है वो हियरिंग एड में कान के ऊपर होता है, इम्प्लांट में भी कान के ऊपर होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी टॉकर है, जो भी स्पीकर है, उसका मुंह बच्चे के माइक्रोफोन के नज़दीक होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कोशिश करके आसपास जितना कम से कम शोर हो सके उतना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ यूज़ अ सिंग सॉन्ग वॉइस। सिंग सॉन्ग वॉइस का मतलब है अगर हम एक ही तरह से मोनोटोनस आवाज़ में बच्चे से बात करते रहेंगे तो बच्चे विल नॉट बी इंटरेस्टेड। अगर हमारी आवाज़ एक बहुत ही मेलोडियस साउंड रिदम में हम कहें, हाँ जी, तभी बच्चा विल बी कीन टू लिसन, तब वो सुनने की कोशिश करेगा कि क्या बोला जा रहा है, नहीं तो वो नहीं करेगा। नेक्स्ट, लास्टली, एस्टैब्लिश जॉइंट अटेंशन। मतलब अगर आप एज अ पेरेंट या एज अ थेरेपिस्ट एंड द चाइल्ड बोथ ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, या आप बच्चे को कुछ चीज़ समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट आपके पास है या कोई एक स्टोरी बुक है जो आप बच्चे को सुना रहे हैं पढ़कर, तो यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे की अटेंशन भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। अगर बच्चे की अटेंशन कहीं और है और आप बच्चे को सुनाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, तो बच्चा द चाइल्ड विल नॉट पे अटेंशन, बच्चा उसके ऊपर अटेंशन नहीं पे करेगा। तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं आसपास डिस्ट्रैक्टर्स नहीं होने चाहिए, सो दैट द चाइल्ड इज़ फोकस्ड ऑन द टारगेट, जो चीज़ आप बच्चे को सुना रहे हैं। यहाँ पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि बच्चे से कुछ ऐसे मेलोडियस, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वे से बात करनी चाहिए जिससे कि बच्चा खुद सुनने की तरफ मोटिवेटेड रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट बता रही हैं कि बच्चे को जब हम किसी भी तरह के इम्प्लांटेशन करा रहे हैं या उसको हियरिंग एड दे रहे हैं, उसके नियरली 3 months का एक ड्यूरेशन हो जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को एक थोड़ा बहुत साउंड की फीडबैक उसको मिलने लगे, कुछ वो सुनने से थोड़ा सा वेल नोन होने लगे। उसके बाद में आप ये स्पीच थेरेपिस्ट के पास में इस सर्विसेज को लेकर के आगे चलें। इस पर और कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए, इस बात के लिए जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए नवशिखर चैनल के साथ।
This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम चर्चा कर रहे हैं आज ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में, और आपने देखा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमारी एक्सपर्ट इस चीज़ पर जोर दे रही थी कि ऑडिटरी ट्रेनिंग कराने के लिए कुछ खास प्रिंसिपल होते हैं, उनको फॉलो करते हुए किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट को अपने स्टूडेंट या अपने स्टूडेंट जो बच्चा उनके पास थेरेपी के लिए आया है उनको उस प्रोसेस में जाना चाहिए। अब हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के टेक्निक्स हमारे एक्सपर्ट यूज़ करते हैं और किन पॉइंट्स पर हमको ध्यान देना चाहिए जिससे कि बच्चे की एक सफल
हैबिलिटेशन हो सके। इसके पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम आपसे चाहेंगे कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट शिवानी जी से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है। आप हमसे कांटेक्ट करें हमारे नंबर्स पर, जिन पर कि आप हमसे अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। नोट करिए हमारे नंबर्स। हमारा नंबर है टोल फ्री नंबर 1800112008, हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए मैम, हम इस बात को समझ चुके हैं कि ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या होती है, और इसमें अब ये ज़रूरी है कि एक एक्सपर्ट होने के नाते किस तरह की टेक्निक्स को आप यूज़ करते हैं या यूज़ किया जाना चाहिए ऐसे बच्चों की ऑडिटरी ट्रेनिंग करने के लिए। जी, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर यूजफुल फॉर सक्सेसफुल rehabilitation. We have to talk about the daily routine. We should develop turn taking. We should have auditory input first. We should use acoustic highlighting and always have one person speaking at a time. तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारी जो हैबिलिटेशन है, जो हमारी रिहैबिलिटेशन हम बच्चे की कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली रूटीन की बात करनी चाहिए, ताकि क्योंकि डेली रूटीन वो है जो बच्चा डेली अपने घर में होता हुआ देख रहा है। जो चीज़ उसने कभी देखी नहीं है उसके बारे में इमीडिएटली बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो हम बच्चे को सिर्फ तब सिखाएंगे, बाद में सिखाएंगे जब बच्चे की थोड़ी सी इमेजिनेशन डेवलप हो गई है। शुरू में हमने बच्चे को सिर्फ यही चीज़ सिखानी है जो वो डेली अपने साथ होता हुआ देख रहा है, या जो डेली घर में होता देख रहा है, या जो डेली उसके आसपास में हो रहा है। तो प्रेफरेबली आपको डेली रूटीन के बारे में ही बात करनी चाहिए। डेली रूटीन के बारे में बात करने का सीधा हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा जिन चीज़ों को डेली कर रहा है या जिससे वो वेरी वेल नोन है, उससे वो कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को, अपनी हियरिंग जो नॉलेज उसको मिल रही है, उससे वो रिलेट कर पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उसकी डेली रूटीन, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात करें। जरूर। नेक्स्ट इज वी शुड डेवलप टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग से मेरा मतलब है कि पहले थेरेपिस्ट बोल रहा है, फिर बच्चा बोल रहा है, या अगर थेरेपी सिचुएशन में 2 या 3 लोग इकट्ठे बैठे हैं तो पहले एक जना बोल रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सारे के सारे अगर इकट्ठा बोलने की कोशिश करेंगे तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, एक टोटल कियोस हो जाएगा लैंग्वेज का। तो इसीलिए वी शुड ऑलवेज डेवलप टर्न टेकिंग। सेकेंडली उसमें यह भी ज़रूरी है कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके बाद उसका आंसर दिया जाए। कई बारी हमने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ ये नोटिस किया है कि बच्चे क्वेश्चन बोलते हैं एंड अगर उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो क्वेश्चन का आंसर दें तो बच्चों को यही आदत होती है कि वो क्वेश्चन को एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं, बजाय उसका आंसर देने के बच्चा वही क्वेश्चन रिपीट कर देते। ये बहुत नॉर्मल चीज़ हमने देखी है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में। उसका रीज़न यही है, उसका रीज़न ये है कि शुरू में जब बच्चे की ट्रेनिंग की जा रही थी तब टर्न टेकिंग पर प्रॉबली ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो थेरेपिस्ट है या जो पेरेंट है उसने क्वेश्चन किया, जब उन्होंने देखा बच्चे ने जवाब नहीं है तो साथ के साथ पेरेंट ने या थेरेपिस्ट ने खुद ही जवाब दे दिया, तो बच्चे को पता ही नहीं चला कि इसमें क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था जी। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास पेरेंट बैठा है थेरेपी सिचुएशन में, बच्चे की क्योंकि इतनी लैंग्वेज नहीं है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा हमारे सवाल का जवाब देगा। तो अगर पेरेंट बैठा है थेरेपी सिचुएशन में तो थेरेपिस्ट ने क्वेश्चन किया एंड लुक्स एट द पेरेंट कि आप इसका जवाब क्या जवाब हो सकता है जी। द सेम थिंग कैन बी फॉलोड विद द पेरेंट आस्क्स अ क्वेश्चन एंड द थेरेपिस्ट गिव्स द आंसर। तो उसमें बच्चे ने ये देखा कि कोई एक चीज इन्होंने पूछी जिसका जवाब उन्होंने दिया, इसके बाद उनकी टर्न आई, उसके बाद उनकी टर्न आई। तो यही टर्न टेकिंग का जो प्रोसेस है ये बच्चा भी बहुत इजीली ऐसे करके सीख पाएगा और तभी उसको सुनने पर ध्यान देने की आदत पड़ेगी, क्योंकि तभी बच्चे के अंदर इस बात का सेंस पैदा होगा कि एक ये क्वेश्चन है, ये जवाब इसका ये हो सकता है, वो इधर से आना है। तो घर पर भी जब इस तरह की प्रैक्टिस होगी तो पेरेंट्स जब कोई सवाल करेंगे तो बच्चा भी अपने लेवल पर जो भी आंसर उसका ठीक समझेगा उसको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम लोग ने ये बहुत बारी नोटिस किया है कि पेरेंट्स बहुत लेट
बाद में हमारे पास आते हैं थेरेपी सिचुएशन, थेरेपी के होने के काफ़ी सालों बाद आते हैं, दे आर सेइंग कि हमारा बच्चा जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको रिपीट कर रहा है। तो तब हमें उसको बच्चे को रेपिटेशन से हटाना होता है, रेपिटेशन से हटाकर क्वेश्चन का जवाब देना सिखाना होता है। तो अगर ये टर्न टेकिंग पहले से फॉलो की जाए तो हमें ये बाद में पेरेंट्स को भी या थेरेपिस्ट को भी ये प्रॉब्लम ही ना आए। नेक्स्ट इज हैव ऑडिटरी इनपुट फर्स्ट। ऑडिटरी इनपुट फर्स्ट से मतलब है कि पहले अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो पहले उस चीज़ को लाकर रखने की बजाय पहले उसके बारे में बात करो, उसकी साउंड निकालो, उसके बारे में जो भी आप बताना चाह रहे हैं पहले आप उसके बारे में बात करिए, एंड देन ब्रिंग द टॉय और द ऑब्जेक्ट और द स्टोरी बुक इन फ्रंट। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने बच्चे को पहले से ही बताना शुरू किया, बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं आप पहले से ही कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द चाइल्ड विल बी क्यूरियस टू नो कि क्या आने वाला है। अगर आपने पहले ही बच्चे के सामने वो चीज़ लाकर रख दी, द चाइल्ड विल ओनली बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद दैट ऑब्जेक्ट। वो सिर्फ उस टॉय के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ या उस बुक के साथ खेलने में इंटरेस्टेड होगा। इससे पहले अगर आप ये करें कि आपने बच्चे को पहले ऑडिटरी इनपुट दे दी, उस चीज़ के बारे में बता दिया, उस चीज़ के बारे में आपने समझाया, एंड देन यू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, तो उसमें यही होगा कि बच्चे ने सुनने पर ध्यान दिया तो ही कैन कोरिलेट कि हाँ मुझे इसके बारे में ये बताया गया था। देन तब अगर बच्चा उस चीज़ को देखेगा ही विल बी एबल टू कोरिलेट द इंफॉर्मेशन विद द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज यूज अकॉस्टिक हाईलाइटिंग। अकॉस्टिक हाईलाइटिंग से मतलब है सुनने की ट्रेनिंग में बहुत सारे पॉजेज, जंक्शर्स, इंटोनेशन पैटर्न्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस देना किसी चीज़ पर, इन सब चीज़ों से सेंटेंस पर या वर्ड पर एम्फसिस बढ़ता है और तभी बच्चा सुनने पर ध्यान देगा। अगर जैसे हमने पहली बात करती है, अगर हम एक मोनोटोनस तरीके से बोलते जाएंगे तो द चाइल्ड विल नॉट बी इंटरेस्टेड। लेकिन अगर हम उस चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसको हम रिपीट कर रहे हैं या उसके बारे में बताने से पहले हमने ज़रा सा पॉज दे दिया या उस चीज़ के बारे में बोलने से पहले हमने उसके ऊपर ज़रा सा स्ट्रेस देकर बोला, तो बच्चा ध्यान से सुनेगा। सो ऑल दीज अकॉस्टिक हाईलाइट टेक्निक्स जो हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड टू योर सेल्फ, टू द ऑब्जेक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड बच्चा उस पर सुनने पर ध्यान जरूर देगा। खास करके यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि मोनोटोनस ना हो, रिदम में थोड़ा सा रहे, एक इंटरेस्टिंग वे रहे, निश्चित रूप से बच्चे को कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये समझने के साथ साथ में कि पूरा पैटर्न जो उसका है, ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से बोला जाना चाहिए, कहाँ पर स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ पर हमें सॉफ्ट होना है, इन बातों पर भी उसका फोकस जाएगा, जिससे उसके बोलने का, सिर्फ बोलना, वो बच्चा एक फ्लैट नहीं बोलेगा बल्कि उसको बोलने में भी एक रिदम हमको देखने को मिलेगा। हाँ, हमारे अकॉस्टिक हाईलाइटिंग यूज करने से यही चीज हम बच्चे की स्पीच में भी आगे नोटिस कर पाएंगे, नहीं तो बच्चे की स्पीच हमें बिल्कुल मोनोटोनस लगेगी। मैम अगर आप बेटर समझें तो कुछ एक सेंटेंसेस जैसे कि आप अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन करती हैं, उसको एक एग्जांपल देकर के दिखाएं, जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, शायद अगर हम किसी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस स्टोरी में अगर मैं किसी एनिमल के बारे में बात कर रही हूँ, सपोज अगर मैं किसी डॉग के बारे में स्टोरी सुना रही हूँ, तो प्रॉब्ली मैं उस डॉग की साउंड निकालने की कोशिश करूँ। देखो डॉग कैसे करता है, भौ भौ, डॉग आया, डॉग ने भौ भौ किया। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, हमने उसमें साउंड भी यूज करी, उसमें हमने भौ भौ के ऊपर थोड़ा सा जोर देकर बोला, तो बच्चा उसके लिए कीन होगा सुनने में कि अरे एकदम से ये आवाज के बीच में ये सडनली साउंड कहाँ से आ गई। तो ऐसी टाइप की चीज में बच्चा विल बी मोर इंटरेस्टेड। सो नेक्स्ट, वी शुड यूज रेपिटेशन, वी शुड यूज द रियल नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वी शुड यूज मॉडलिंग, एंड वी शुड मेक इट फन। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, अगर हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद उसी को हम थोड़ी देर में फिर रिपीट करें, थोड़ी देर में फिर रिपीट करें, तब बच्चे को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वो उसको ज़्यादा अच्छे से अपनी मेमोरी में स्टोर कर पाएगा। आपने एक बारी वो चीज़ बता दी और उसके बारे में आपने उसको रिपीट ही नहीं किया, वो बच्चे को रीइंफोर्स नहीं हुई। हम लोग एज नॉर्मल हियरिंग, हम लोगों ने जो भी वर्ड्स सुने हैं या जो भी वर्ड्स हमने, जो भी लैंग्वेज हमने सीखी है, वो हमने एक वर्ड को पता नहीं कितनी बारी हमने सुना होगा, तभी वो वर्ड हमें याद हुआ। लेकिन इन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ भी तो हमें यही करना है, एक वर्ड को हमें ना जाने कितनी बार उनको सुनाना होगा,
तभी वो उस वर्ड को पिकअप कर पाएंगे, तभी वो वर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी वोकैबुलरी में आए और वो वर्ड को उसको यूज करें। सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली यूज रेपिटिशन एज अ टेक्निक। नेक्स्ट इज वी शुड यूज द रियल नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो हमें उसका रियल नेम यूज़ करना चाहिए। अगर हम जैसे स्टोरी बुक बच्चे को सुना रहे हैं तो स्टोरी बुक्स में, हर स्टोरी बुक में आजकल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स तो एनिमल्स के नाम दिए होते हैं। जैसे जो कार्टून्स ही हम देखते हैं तो उसमें बिल्ली और चूहा ना बोल करके सब उसको टॉम एंड जेरी बोलते हैं। लेकिन टॉम एंड जेरी को अब इतना पुराना हो गया दैट वी आर एबल टू रिलेट टॉम टू द कैट एंड जेरी टू द माउस। लेकिन जब हम ये चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं या बच्चे को उसके बारे में बता रहे हैं तो हमें कंटिन्यूअसली कैट एंड माउस वर्ड यूज करना है। वी डोंट हैव टू यूज टॉम एंड जेरी इनिशियली, ताकि बच्चा उसको एज अ कैट एंड अ माउस रिलेट कर पाए। जब वो बच्चे के दिमाग में उस चीज़ का फोकस बैठ गया, उसका कॉन्सेप्ट बैठ गया, देन यू कैन टेल हिम कि ये जो पर्टिकुलर कैट है इसका नाम टॉम है और ये जो पर्टिकुलर कैट है माउस है इसका नाम जेरी है। तो जब तक आप बच्चे को सिखा रहे हैं, जब तक बच्चे की लैंग्वेज अच्छे थोड़ी बहुत डेवलप नहीं हो जाती, तब तक आपने बच्चे के लिए उस ऑब्जेक्ट का या उस चीज़ का रियल नेम ही यूज़ करना है। नेक्स्ट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग से मतलब है कि जितना आप बच्चे को सही तरीके से दिखाएंगे या सुनाएंगे या बोलेंगे, वही चीज़ बच्चा इमिटेट करेगा। अगर आपने एज अ पेरेंट या आपने एज अ थेरेपिस्ट ही कोई चीज़ गलत बोली है तो बच्चा भी वही पिकअप करेगा। तो यू शुड प्रोवाइड द करेक्ट मॉडल टू द चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड पिक्स अप द करेक्ट मैनर। देन मेक इट फन। जो आपकी थेरेपी सिचुएशन है या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो बोरिंग है तो बच्चा विल नॉट बी इंटरेस्टेड। हम लोग एज अडल्ट्स भी अगर हमें कोई चीज़ बोरिंग लग रही है तो हम लोग भी उठकर चले जाएंगे, हम लोग को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वो तो एक छोटा बच्चा है जिसकी अटेंशन को आपने कैच करके रखना है, अटेंशन आपने बना कर रखनी है फॉर हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या 1 आवर का जो आपका थेरेपी सिचुएशन है। तो उसमें आपको उसको अटेंशन बनाने के लिए यू हैव टू मेक द थेरेपी सिचुएशन इंटरेस्टिंग। मैम यहाँ पर आपने जो फन का टॉपिक ऐड किया है इसमें थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या बच्चों को, जैसे बच्चे एक नेचुरली वो खेल के लिए गेम्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, क्या उनको कुछ गेम्स के थ्रू हम इस तरह की टिप्स दें और जहाँ की उनकी ऑडिटरी ट्रेनिंग भी होता रहे और गेम भी होता रहे, तो क्या इस तरह की? बिल्कुल। आई थिंक एक थेरेपिस्ट जो अपने थेरेपी सिचुएशन को हर तरीके से मोल्ड कर पाए, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल थेरेपिस्ट, ही कैन बिकम अ वेरी सक्सेसफुल थेरेपिस्ट। अगर आपके जो बच्चा है उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, आई थिंक क्रिकेट एज अ गेम, उसके अंदर भी आप बच्चे को कितनी कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। आप एक थेरेपी सिचुएशन में आप सिर्फ क्रिकेट खेलते खेलते बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग दिला सकते हैं, या बच्चे को क्रिकेट खेलते खेलते आप बच्चे को कितनी लैंग्वेज दे सकते हैं। तो इट डजंट मैटर। आई मीन आप अपने अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खेल में इंटरेस्टेड है, टॉयज़ में इंटरेस्टेड है, तो उस तरीके से आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ करा सकते हैं। अगर बच्चा कलरिंग में इंटरेस्टेड है तो कलर करते करते, ऑब्जेक्ट्स को कलर करते करते या पिक्चर्स को कलर करते करते आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सो एज अ थेरेपिस्ट यू ऑल्सो हैव टू बी वर्सेटाइल कि आप बच्चे को किस तरह से सिखा सकते हैं, नए नए तरीके यूज कर। Continuing with the strategies and techniques, you should use positive reinforcement. You should use pausing. You have to be patient. You have to promote speech development. You have to expand the vocabulary. Use rephrasing. Use questioning. Use clarifying. ये भी सारी टेक्निक्स हैं which are good for, which will be helpful in successful rehabilitation. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से मतलब है कि जब भी बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो इमीडिएटली उसको रीइंफोर्स करिए कि हाँ बेटा बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अगर आप बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो तभी वो बच्चा आगे अच्छा करने की कोशिश करेगा। आप हर बात पे अगर बच्चे को डांटेंगे तो या नहीं अच्छा किया, नहीं ये क्या किया है, ऐसे क्यों किया, तो इवन द चाइल्ड विल नॉट बी इंटरेस्टेड कुछ भी करने के लिए। सेकेंड, यूज़ पॉजिंग। जहाँ पर भी आपको लगता है कि बच्चा उस चीज़ को ग्रास्प कर रहा है, अभी उसको ज़रा सा टाइम लग रहा है, वहाँ पर आप रुक जाइए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एकदम से देंगे तो बच्चा भी नहीं कैच कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक चीज़ पूछी है बच्चे से या कुछ क्वेश्चन किया है, तो द चाइल्ड टेक्स सम टाइम टू रजिस्टर द क्वेश्चन, द चाइल्ड फर्दर टेक्स सम टाइम
आंसर उसका ढूंढने में, उसको फ्रेम करने में और फिर बताने में, तो रुको, बच्चे की कहीं ना कहीं एनालिटिकल पावर अभी हम कहें कि इतना Develop ज्यादा हो रही है। हाँ, अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि हमने उनको लॉन्ग सेंटेंसेस बोले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोले, छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू हमको अगर हम ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चे ऐसे में ज्यादा बेहतर ढंग से उसको सीख जाते हैं। तो वेट करो जी, पॉज करो, होल्ड, मतलब बी पेशेंट विद द चाइल्ड कि अगर वो आपने क्वेश्चन किया तो उसको कोशिश तो करने दो जवाब देने की। जब उसकी कोशिश आप देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, तब आप बच्चे को क्लूज दीजिए ताकि ही कम्स आउट विद द आंसर। बी पेशेंट विद द चाइल्ड, प्रमोट स्पीच डेवलपमेंट। प्रमोट स्पीच डेवलपमेंट से बच्चा अगर कुछ बोलने की कोशिश करे तो उसको इनकरेज करो, चाहे वो गलत ही है लेकिन बच्चा कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा है। तो बजाय हमेशा इस बात पर ध्यान देने के कि सुनता रहे, बच्चा अगर सुन रहा है, उसको इतनी लैंग्वेज आ गई है तो वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कुछ थोड़ा बहुत बोलने की। नेक्स्ट इज एक्सपैंड द वोकैबुलरी। अगर बच्चे ने कोई एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा कुछ बोला है, कुछ बताया है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके बारे में ज़्यादा बच्चे को बताइए ताकि बच्चे की वोकैबुलरी भी एक्सपैंड हो। यूज़ रीफ्रेजिंग। एक चीज़ को बार बार एक ही तरीके से बोलने की बजाय अगर आप उसको वही चीज़ को डिफरेंट तरीके से भी बच्चे को सुनाएंगे या समझाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ जो स्टोरी है प्यासा कौवा की, थर्स्टी क्रो की जो स्टोरी है, वो एक बेसिक स्टोरी है जिसको हर कोई अपने तरीके से सुनाता है। मैं ही अगर एक बार ही सुनाऊंगी वही चीज स्टोरी, अगर मैं दोबारा सुनाने लगूं तो मैं उसमें जरा से कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तीसरी बार ही सुनाऊंगी, जरा से कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी रिमेन्स द सेम। जो बेसिक कोर ऑफ द स्टोरी है वो तो सेम है, वो तो नहीं चेंज हो रहा। तो अगर आप उस एक स्टोरी को डिफरेंट तरीके से भी सुनाने की कोशिश करते हैं तो उससे बच्चे की लैंग्वेज एक्सपैंड हो रही है। उसको स्टोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि ये स्टोरी है क्या, किसके बारे में, इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद बच्चा अपने आप उसको आप उसको चाहे कितने भी 50 तरीके से वो सुने या 50 तरीके से पढ़े, लेकिन उसको वो स्टोरी नहीं भूलेगी। सिमिलरली अगर आप उसको ये स्टोरी सुना रहे हैं और यही कोई भी एक चीज़ आपने उसको काफ़ी बारी सुना दी है तो आप बार बार बच्चे से बीच बीच में क्वेश्चन करते रहो ताकि उससे आपको पता चले कि क्या बच्चे को स्टोरी वाकई में समझ में आई है, क्या बच्चे ने वो स्टोरी समझ ली। उसके बारे में अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन किया तो बच्चा शुड बी प्रिपेयर्ड विद द आंसर, तभी आपको पता चल पाएगा। एंड देन बच्चा भी सोचने की कोशिश करेगा, हाँ इसके बाद क्या होगा या इससे पहले क्या हुआ था, तो बच्चा भी स्टोरी को कोरिलेट कर पाएगा। उससे बच्चे की थिंकिंग पावर भी बहुत डेवलप होती है। नेक्स्ट इज यूज क्लैरिफाइंग। मतलब अगर बच्चा कुछ चीज़ आप बच्चे को समझा रहे हो लेकिन आपको बच्चे के फेस पर एक्सप्रेशन दिख रहा है कि शायद उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उस एक चीज़ को समझाने के लिए अगर आपको अपने टॉपिक से डिविएट करके कुछ और समझाना पड़ता है, मेक श्योर यू डू इट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने बच्चे को एक जो कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं, यू वांट कि वो कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ में आए। सो फॉर दिस स्टोरी, अगर आपको थर्स्टी क्रो की स्टोरी के लिए अगर आपको अपने पास थेरेपी सिचुएशन में एक पिक्चर, एक घड़ा, कांच का घड़ा रखना पड़ रहा है तो डजंट मैटर, तो उसमें आप उसको पत्थर डालकर विजुअली दिखा सकते हैं तो वो चीज़ बच्चे के दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगी बिकॉज यू आर क्लैरिफाइंग थिंग्स। वही चीज़ अगर आपने पहले घड़े से दिखा दिया, यू कैन इवन शो दैट विद अ ग्लास ऑफ वाटर, कांच का ग्लास रख लिया आपने, उसमें दिखा दिया, तो बच्चा वो चीज़ कभी भूलेगा नहीं। जी जी। यहाँ पर जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के आप यूज़ करने की बात कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मददगार होता ही है, लेकिन जो बात हम पहले कर चुके हैं कि एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बहुत फनी वे हो तो बच्चा उसमें फुली पार्टिसिपेटेड रहेगा। और ऐसे जहाँ पर बच्चे की पार्टिसिपेशन हमको मिलने लगती है वहाँ पर हमारे रिजल्ट मिलने की उम्मीदें, जो हमारा असली टारगेट है कि बच्चे की ऑडिटरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। Now, how do we optimize listening? Spoken language is developed through listening. We should use techniques to develop meaningful spoken language. And to develop spoken language, one needs to know the stages which are involved in the hierarchy of listening. तो जैसे हमने सबसे पहले बात करी कि
हम लोग सब ने लैंग्वेज जो सीखी है वो सुन सुनकर सीखी है, तो यही चीज़ हम चाहेंगे कि हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो भी बजाय रट्टू तोता बनने के या वही वर्ड या वही सेंटेंस यूज़ करने के जो हमने उनको सिखा दिए हैं, हम नहीं चाहते कि वो सिर्फ वही वर्ड्स और वही सेंटेंसेस यूज़ करें। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चे को आपने वर्ड्स दे दिए और उन वर्ड्स को वो अपने आप जोड़कर सेंटेंसेस बना रहा है, विच इज़ व्हाट वी ऑल आर डूइंग। हम लोग रटे रटाए सेंटेंसेस नहीं बोल रहे हैं, हम सब अपने अपने वर्ड्स अपने आप जोड़कर अपने आप सेंटेंसेस बनाते हैं। कोई सेंटेंस लंबा है, कोई छोटा है, तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी यही चीज़ फॉलो कर पाए। तो उसके लिए हमने बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करनी है, एंड दैट हैज़ टू बी डेवलप थ्रू लिसनिंग। बच्चा जितना लैंग्वेज लिसनिंग के थ्रू डेवलप करेगा वो रट्टू तोता नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए वी हैव टू फॉलो द हायरार्की ऑफ लिसनिंग। हायरार्की ऑफ लिसनिंग स्किल्स में है, बहुत ज़रूरी है सारी ये। वन इज़ ऑडिटरी डिटेक्शन, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन एंड एसोसिएशन, ऑडिटरी मेमोरी, ऑडिटरी सीक्वेंसिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड ऑडिटरी अंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ देखिए कि सारे जो भी टास्क हैं वो सारे ऑडिटरी रिलेटेड हैं। हमारी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में कहीं पर भी हम बच्चे को बोलना नहीं सिखाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सुनना सिखाते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सुनकर अपने आप बोले। तो हम हर एक चीज़ पर काम करते हैं ताकि बच्चे की स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग होती रहे, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग होती रहे, और उसमें अपने आप बच्चा comes out with language। उसमें अपने आप the child will come out with language, जिसको आपने encourage करना है, आपने reinforce करना है। Now what is auditory detection? Auditory detection is sound awareness। Basically कि बच्चे को he should be able to detect the presence of sound। sound है या नहीं है, plain simple words में sound है या नहीं है। if there is a sound he should tell us, if there is no sound he should keep quiet। तो उसमें हम यही ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को कि बच्चा आराम से बैठा है, जब हमने उसको साउंड दी तो बच्चे ने हमें बताया, आवाज़ आई, और जब साउंड नहीं दी तो वो चुपचाप बैठा सुनने की कोशिश कर रहा है। दैट इज ऑडिटरी डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ साउंड। साउंड की डिटेक्शन कहीं ना कहीं बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं, इस बात का फीडबैक अगर हमको मिलने लगता है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप को हम ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कुछ ऐसे सर्टेन टेक्निक्स हैं जिसको कि यूज़ करने के लिए हमारी एक्सपर्ट हमको सुझाव दे रही हैं, और उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स वो बता रही हैं। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बाकी जो स्टेप्स हैं उसको इसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए नवशिखा चैनल के साथ। Us from dreaming, हारता है वो, हार माने जो, we are what we believe in। हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को, आशा के पंखों पे we can and we will fly, we can and we will fly।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग के ऊपर और हमारी एक्सपर्ट शिवानी जी हमको बता रही हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो सो कॉल्ड जो हियरिंग इम्पेयर्ड हमारे बच्चे हैं वे भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छी एजुकेशन और अच्छा करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें हम कुछ टेक्निक्स के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहें इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ तो आपका स्वागत है। आप नोट करिए हमारे नंबर से जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-11-2008, हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, हम ब्रेक पर जाने से पहले कुछ लिसनिंग स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने बताया था कि जो ऑडिटरी डिटेक्शन है उसकी जब फीडबैक हमको बच्चे से मिलने लगती है तब हमको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ज्वाइन करना चाहिए। जी, उसको कंटिन्यू करें प्लीज़। तो हमने जैसे बात करी सबसे पहले ऑडिटरी डिटेक्शन की। ऑडिटरी डिटेक्शन का मतलब साउंड आ रही है या नहीं आ रही, तो वही वो चीज़ हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कि जब साउंड आए तो हमें बच्चे ने इन्फॉर्म कुछ भी तरीके से बताना है, और जब साउंड नहीं है तो हमको इन्फॉर्म करें। आराम से बैठा रहे। नेक्स्ट इज ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। एज द वर्ड सजेस्ट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब बच्चे को दो साउंड्स दी जाएंगी और उनमें से बच्चे ने डिस्क्रिमिनेट करके बताना है कि ये साउंड, दोनों साउंड्स अलग हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब उसने सिर्फ हमें ये बताना है कि दोनों साउंड्स अलग हैं, दे आर नॉट द सेम साउंड्स। आइडेंटिफिकेशन एंड एसोसिएशन जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें बच्चे ने हमें बताना है कि ये दो साउंड्स जो अलग अलग आ रही हैं उनमें से ये साउंड किसकी है और ये जो दूसरी साउंड है ये किसकी है। सो दैट मीन्स ही इज आइडेंटिफाइंग द साउंड एंड एसोसिएटिंग दैट साउंड टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या टू द पर्टिकुलर पर्सन। कि अगर हमने उसको फॉर एग्जांपल हमने उसको डॉग एंड कैट की हमने उसके सामने पिक्चर रख दी और अगर हमने पीछे से भौ भौ बोला है तो ही हैज़ टू आइडेंटिफाई कि ये जो साउंड है ये डॉग की है एंड ही हैज़ टू एसोसिएट इट टू द साउंड ऑफ द डॉग। एंड सिमिलरली अगर हमने म्याऊ बोला है तो ही हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड एसोसिएट दैट साउंड ऑफ म्याऊ टू द पिक्चर ऑफ द कैट। तो ये हो गया डिटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट हो गया ऑडिटरी मेमोरी। नाउ ऑडिटरी मेमोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी ऑडिटरी मेमोरी कमज़ोर होती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं सारे के सारे ये बच्चे कुछ भी सुनकर नहीं सीखते हैं। ये सब बच्चे देखकर सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या रीड करके याद करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनकर भी याद कर लेते हैं। वी एज नॉर्मल हियरिंग पीपल हम लोग सुनते हैं और याद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सिंपल सा एक नंबर दिया गया है, किसी का मोबाइल नंबर है या किसी का भी फ़ोन नंबर है, वो हम लोग को उसने एक बार बताया एंड वी आर एबल टू ईजिली रिकॉल इट। प्रॉबली 8 to 10 डिजिट का जो नंबर है वो हम इजीली सुनकर याद करके रिकॉल कर देते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं दे आर नॉट एबल टू यूज, दे आर नॉट गुड इन रिटेनिंग थिंग्स। उनकी ऑडिटरी मेमोरी पुअर होती है फॉर द सिंपल रीजन कि उनकी ऑडिशन ही पुअर है। तो क्योंकि ऑडिटरी ही पुअर है, ऑडिशन ही पुअर है, तो ऑब्वियसली उनकी ऑडिटरी मेमोरी भी टू एन एक्सटेंट पुअर होगी। तो वी ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन देयर auditory memory. Next is auditory sequencing. By auditory sequencing we mean कि they should be able to associate, identify कि इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसके बाद थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये बच्चों को आना चाहिए। ये चीज़ हमें बच्चों को सिखानी है कि कोई भी चीज़ अगर वो हमें डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, एज अ पेरेंट हम नॉर्मली अपने बच्चे से पूछेंगे बेटा आज सारे दिन में आपने क्या किया या स्कूल में क्या हुआ, तो वो हमें
पहले यही बताएगा कि सुबह स्कूल गए, असेंबली हुई, फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी, ये पढ़ाया। इसी तरह से अगर आपने बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई है, बच्चे ने वो देखी नहीं है, आपने बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई है, तो ही शुड बी एबल टू एसोसिएट, ही शुड बी एबल टू नरेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वन आफ्टर द अदर। जैसे हम लोग प्यासा कौवा की स्टोरी की बात कर रहे थे, तो वो ये नहीं बोल सकता कि उसने पत्थर डाले और बाद में उसको घड़ा दिखा। पहले घड़ा दिखा, उसमें पानी कम था, तभी उसने उसमें पत्थर डाले। तो ही शुड बी एबल टू रिलेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो वो तभी होगा जब बच्चे की ऑडिटरी मेमोरी अच्छी होगी और उसके बाद ही इज एबल टू पुट देम इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। नेक्स्ट इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ऑडिटरी प्रोसेसिंग से मतलब है कि कुछ भी चीज़ आपने बच्चे से बोली है, कुछ भी चीज़ आपने बच्चे से पूछी है, ही शुड बी एबल टू grasp it, he should be able to understand it and then be able to give the answer। तो वो तभी हो पाएगा जब बच्चा उसको अच्छे से ग्रास्प करके, रजिस्टर करके सुनेगा, समझेगा, तभी उसकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट इज ऑडिटरी अंडरस्टैंडिंग। ऑडिटरी अंडरस्टैंडिंग एज अ नेम सजेस्ट इज सुनकर कोई चीज़ समझना। तो हम लोग कोशिश करके हर चीज़ बच्चे को सुनकर सिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी चीज़ लिखकर हमने बच्चे को सिखा दी, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अगर बच्चा आपका हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा इतना बड़ा है, जो चीज़ वो हर चीज़ को पढ़कर समझ पा रहा है या सीख पा रहा है, तो आई थिंक एक थेरेपिस्ट का जॉब बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो पढ़ नहीं रहा है, जिसकी अभी रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं हुई हैं, तो उसको हर चीज़ आपने जब बोलकर सिखानी है या उसने सुनकर सीखनी है बच्चे के लिए, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर अ थेरेपिस्ट। तो हर चीज़ आपने सुनानी है बच्चे को और बच्चे ने सुनकर सीखनी है। और उसी में हमने ये भी हम इस पूरे इवेंट्स में कहीं ना कहीं पर बच्चा अपने आप बच्चा बोलना शुरू कर देगा। जैसे जैसे उसकी लैंग्वेज इन सब चीज़ों से डेवलप होती जाएगी, जो वर्ड बच्चे ने पिकअप किया वो अपने आप बच्चा उसको बोलने की कोशिश करेगा, विच यू हैव टू रीइंफोर्स, यू हैव टू एनकरेज द चाइल्ड कि अगर वो कुछ बता रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर, तो उसको एनकरेज करो। So, whenever we talk of speech therapy, it is always a team work. Team work में कौन कौन से लोग involved होते हैं? That is, we have to guide the parents. We have to listen to the parents. There are a lot of assessments that need to be done. We have to do goal setting and we have to implement these goals. Now, team work में जब हम जो थेरेपिस्ट हैं, जो ऑडिटरी पर्पल थेरेपिस्ट हैं या जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, दे हैव टू गाइड द पेरेंट्स के क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, उसको कैसे फॉलो किया जाए। वो तभी पॉसिबल होगा जब एवरीबडी वर्क्स टुगेदर। अगर पेरेंट ने थेरेपिस्ट के पास बच्चे को छोड़ दिया और बाहर चले गए हैं, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, द फादर और द मदर इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि स्पीच थेरेपी सेशन में क्या हो रहा है, तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि सिर्फ आधे या पौने घंटे का जो सेशन होता है थेरेपिस्ट के साथ, दैट विल नॉट हेल्प द चाइल्ड। वो चीज़ जब तक घर पे रेप्लिकेट नहीं हो, घर पे यूज़ ना हो, घर पे सिखाई ना जाए बच्चे को, तब तक वो उसको रिपीट ना किया जाए, तब तक बच्चा वो चीज़ नहीं सीखेगा। नेक्स्ट सेशन में आएगा, द चाइल्ड विल अगेन बी ब्लैंक। So as a therapist you have to guide the parents, you have to show to the parents कि आपने थेरेपी सिचुएशन में क्या किया, कैसे किया, क्या टेक्निक फॉलो करी। You have to give appropriate homework to the parents. You have to listen to the parent. कई बारी ऐसा होता है कि आपने जो चीज़ थेरेपी सिचुएशन में कराई है वो ही चीज़ पेरेंट घर पे नहीं करा पाते, उनको कहीं ना कहीं वही चीज़ कराने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। या तो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने स्किल नहीं समझी कि वो चीज़ कैसे कराई जाए, या वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर एज अ थेरेपिस्ट यू हैव टू लिसन टू द पेरेंट कि पेरेंट को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, एंड इफ़ द नीड बी आप पेरेंट को बोलिए कि वही चीज़ आपके सामने बैठकर बच्चे को कराएं। तो अगर आप एज अ थेरेपिस्ट बच्चे पेरेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किस तरह से करा रहे हैं, तो जहाँ पर भी पेरेंट ने गलती करी वहाँ आपने उसको इमीडिएटली करेक्ट कर दिया, नहीं तो वही गलती घर पे भी जाकर की जाएगी और बच्चा गलत तरीके से सीखेगा।
तो वो पेरेंट उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो चीज़ घर पे जो चीज़ थेरेपी सिचुएशन में सिखाई गई है, तो वो अगर पेरेंट आपके सामने कर दें, आई थिंक नथिंग लाइक इट। तो उसमें जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको रिमूव करने में आसानी हो जाएगी। यस। नेक्स्ट इज असेसमेंट। जो भी चीज़ आपने लास्ट थेरेपी सेशन में कराई थी या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने थेरेपी सेशंस में सिखाई है, उसको असेस करो कि क्या वो चीज़ बच्चा सीख गया है, क्या वो चीज़, वो जो एक लेवल बच्चे का था जो आप चाह रहे थे एट द एंड ऑफ दीज मेनी सेशंस, वो जो आप चाह रहे थे कि बच्चा सीख गया है, क्या वो बच्चा सीख गया है, रियली में सीख गया, या पेरेंट आपको बता रहा है कि हाँ मेरा बच्चा कर रहा है तो आप आगे चलिए। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू एज अ थेरेपिस्ट शुड असेस द चाइल्ड कि जो चीज़ें आपने बच्चे को सिखाई हैं, क्या उसको वो सब चीज़ें याद हैं या आगे तो चले जा रहे हैं और पीछे का काम भूल गए। ठीक है, तो दिस शुड बी रेगुलरली असेस्ड। एक रिवीजन हम कहें कि अब अपनी एक्सरसाइजेस का होते रहना जरूरी है। एक टेस्ट होते रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नाउ गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थेरेपिस्ट कि उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म गोल तो हर थेरेपिस्ट का यही है that the child is mainstreamed, the child goes to a normal school and that the child develops good age appropriate language। तो उसको उस एक लॉन्ग टर्म गोल को रीच करने के लिए there are a lot of short term goals। तो you have to keep seeing whether the child is able to reach those goals। आपने जब तक आप एज अ थेरेपिस्ट आपके गोल्स नहीं होंगे तो आप बच्चे के साथ कुछ नहीं करा पाएंगे। तो वो गोल्स आपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने हैं कि इमीडिएट मेरे 5 या 10 सेशन का जो है वो ये गोल है, इन 10 सेशन में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये अचीव कर ले। तो इस चीज़ के लिए आप एज अ पेरेंट यू हैव टू हेल्प मी अचीव दिस वन गोल। जब ये गोल अचीव हो जाएगा तभी हम नेक्स्ट गोल पर चलेंगे। नाउ पेरेंट पार्टिसिपेशन इन अ सेशन। हम लोग हमेशा ये बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पेरेंट्स इन अ सेशन? They have to practice the techniques and strategies. They have to interpret the child's communicative attempts. They have to collaborate with the therapist to adapt activities to the child's interest and ability. Now, parent participation in a session is important because जो भी चीज़ थेरेपिस्ट ने सिखाई है, जो भी टेक्निक या जो भी स्ट्रैटेजी जो पेरेंट ने थेरेपिस्ट से सीखी है, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट होम। तो उसके लिए उनका थेरेपी सिचुएशन में प्रेजेंट रहना, पेरेंट्स का थेरेपी सिचुएशन में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि द सेम टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी कैन बी फॉलोड एट होम। नेक्स्ट इज़ कई चीज़ें जो हैं वो थेरेपिस्ट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेरेंट जो हैं वो बच्चे की कम्युनिकेटिव नीड्स जो हैं वो उसको ज़्यादा समझ पा रहा है या वो उसको बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रहा है। और अगर थेरेपिस्ट को नहीं समझ में आ रहा तो द पेरेंट इज़ एबल टू कम्युनिकेट दैट टू द थेरेपिस्ट। इस बात को थोड़ा सा हम अगर इस बात से भी जोड़ करके देखें कि चूंकि पेरेंट्स अपने बच्ची को ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं और बच्चा भी अपने पेरेंट्स से ज्यादा ओपन होते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए उनसे वो उतना कोऑर्डिनेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कंपैरेटिवली जो कि हमारे स्पीच थेरेपिस्ट के साथ में हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट जो कह रही हैं कि पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये टीम वर्क है। स्पीच थेरेपिस्ट की एक अपनी लिमिटेशन है, वो आपको 24 आवर्स की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता। वो हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर जो भी उसके एक टाइमिंग है उसमें जो आपको एक इनपुट मिलता है उसको लेकर के घर पे आना और उसकी प्रैक्टिस बार बार करवाना। जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम के बीच में कई बार इस चीज़ को कहा कि इंटरेस्टिंग वे से कुछ गेम्स के थ्रू कुछ इंटरेस्टिंग वर्क जो कि आपका बच्चा ज़्यादा बेटर ढंग से लाइक करता है उसके थ्रू अगर उसी ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिलने की संभावनाएं होती हैं और उम्मीद होती है कि बच्चा बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने के काबिल बन जाएगा। इसी तरह से और कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारे बच्चे में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने की उम्मीदें मिल सकती हैं। आइए जानते हैं शिवानी जी से। जी नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द लिसनिंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज द रोल ऑफ द पेरेंट्स. So the parents or the caregiver and family members are the best people to develop spoken language through listening in the home and in their natural environment. They can interpret long and short-term goals
we can record and discuss the progress, and there can be confident parent to child interaction. वही चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस करी कि पेरेंट्स का रोल थेरेपी सिचुएशन में क्या होता है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी में यही चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से बच्चे की नीड्स को समझ पाएंगे, बच्चे की लिसनिंग नीड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और जो भी बच्चे की बोलने की अटेम्प्ट है उसको पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से थेरेपिस्ट के पास कम्युनिकेट कर पाएंगे, थेरेपिस्ट को ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि बच्चा घर पे जो चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा था उसको हम कैसे फर्दर इनकरेज करें. सो पेरेंट्स जो भी चीज़ बच्चा घर पे कोशिश कर रहा है बोलने की या सुनने की, तो वही चीज़ हम अगर वो एज अ पेरेंट आप थेरेपिस्ट को बता पाएंगे तो पेरेंट्स विल बी एबल टू डू बेटर विद द चाइल्ड, एंड इवन द थेरेपिस्ट विल बी एबल टू रेप्लिकेट द सेम थिंग इन द थेरेपी सिचुएशन. और थेरेपी सिचुएशन की चीज़ पेरेंट्स घर पर करा सकते हैं. द पेरेंट्स एंड द थेरेपिस्ट कैन जॉइंटली फॉलो द लॉन्ग एंड द शॉर्ट टर्म गोल्स. वो पेरेंट्स therapist के साथ they can record the progress or they can discuss the progress with the child, and there can be a confident parent and child interaction. तो इस सब से हमें ये पता चला कि पेरेंट्स का रोल थेरेपी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ बेशक हमने ये बात करी कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाउ डू वी सी कि हाउ डज द थेरेपिस्ट इंश्योर कि ये जो गोल्स आपने पेरेंट्स को बताए हैं या जो भी चीज़ आपने पेरेंट को समझाई है वो घर पे की जा रही है या नहीं. तो उसके लिए द पेरेंट हैज़ टू टेक नोट्स, यू हैव टू गिव लेसन प्लान्स टू द फैमिली, यू हैव टू ब्रीफ द एक्सटेंडेड फैमिली, एंड देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन बुक. तो जो थेरेपिस्ट हैं they should make sure that during the therapy situation the parents are taking down notes, ताकि कहीं पर भी उनको प्रॉब्लम आए वो immediately या at the end of the therapy situation अपने notes को go back करें and they see कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम थी, तो they are able to communicate that to the therapist कि ये कुछ चीज़ therapy situation में उनको नहीं समझ में आई तो वो उसके बारे में अपना डाउट क्लियर कर लें. Secondly, the therapist should give lesson plans to the parents. Lesson plan में goal भी होता है and at the same time activities होती हैं कि how to reach that particular goal. उस goal को पूरा करने के लिए, उस goal तक reach करने के लिए क्या, not a single activity, maybe 4-5 activities can be used to reach a particular goal. So that kind of a lesson plan should be given to the parents. अगर the child is living in a joint family जिसमें सब लोग हैं तो the same thing should be explained to the extended family also, ताकि जो हम लोग बच्चे के साथ थेरेपी सिचुएशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं that can be followed at home. कई बार ऐसा होता है कि आपने इंसिस्ट किया है कि बच्चे के साथ इशारे नहीं यूज़ करने हैं, बच्चे के साथ सिर्फ सुनने पर काम किया जाए, तो वो एज अ पेरेंट, फादर एंड मदर जो हैं उनको तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता है, उन्होंने तो बच्चे के साथ ये चीज़ फॉलो कर ली, लेकिन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे आर नॉट एबल टू फॉलो इट. वो नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग जेस्चर्स विद द चाइल्ड, वो बच्चे को विजुअल क्लूज दे रहे हैं. सो द सेम थिंग हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, ताकि बच्चे की कंप्लीट प्रोग्रेस के लिए ये सारी चीज़ें बाकी लोग भी, ये बाकी फैमिली मेम्बर्स भी इस चीज़ को फॉलो करें. नेक्स्ट, देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन बुक. कम्युनिकेशन बुक में अगर पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में थेरेपिस्ट को बता दें, या थेरेपिस्ट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में दे आर एबल टू राइट डाउन द पॉइंट्स कि कहाँ पर उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आई थी. सो मेंटेनिंग अ कम्युनिकेशन बुक इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. मैम अभी हमने देखा जहाँ पर आपने बताया कि ब्रीफ एक्सटेंडेड फैमिली को इस बात को साथ में लेना भी ज़रूरी है. पेरेंट्स की भूमिका हम पहले ही काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपका ध्यान इस बात पर भी देना चाहूँगा कि क्या जो अपने पीयर ग्रुप, जो बच्चे के साथ में वो उठने बैठने वाला जो उसका ग्रुप है, हो सकता है कि उसके छोटे या बड़े भाई बहन हों, तो क्या उनकी भूमिका आप इसमें ज़्यादा बेटर ढंग से देखते हो, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड, बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं. क्या वहाँ पर बच्चों की इस तरह की कोई भूमिका का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे ऐसे बच्चों की हियरिंग जो थेरेपी है, ऑडिटरी थेरेपी, वो ज़्यादा बेटर हो सके? कई बार ऐसा होता है जो एल्डर ब्रदर या एल्डर सिबलिंग जो होता है, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग द चाइल्ड.
जो यंगर सिबलिंग है, क्योंकि आपका हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, तो उसका यंगर सिबलिंग विल नॉट बी टू मच ऑफ अ हेल्प जी इन टीचिंग द जी। चाइल्ड, लेकिन जो एल्डर सिबलिंग है उसको ब्रीफ करना वुड बी मोर मीनिंगफुल, वो ज़्यादा अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिल पाएगा। जी लेकिन पेयर ग्रुप में फ्रेंड्स, बच्चे के फ्रेंड्स वगैरह को बताने का कोई खास फायदा नहीं। जी जी Now, what are the core factors in successful habilitation? We have to develop listening skills, we have to develop language skills, we have to develop speech skills, thinking skills, evaluating, communication book, carry over home, monitoring the progress. So, these are the factors which are important for successful rehabilitation. That is, हमने बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना है। लिसनिंग स्किल्स में जितना अच्छा बच्चा सुनेगा, बच्चा सुनने की कोशिश करेगा, उतना ही अच्छा, उतना ही साफ बच्चा बोलेगा। जितना सुनने पर ध्यान देगा, उतना अच्छा बच्चा बोलेगा। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज स्किल्स। द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द चाइल्ड शुड बी डेवलप, ताकि बच्चा बोलने की कोशिश करे, वर्ड सीखे। सेंटेंसेस नहीं सिखाने हैं आपने बच्चे को, वर्ड सीखे और वर्ड्स को जोड़कर बच्चा अपने आप नए से नए सेंटेंसेस डेवलप करने की कोशिश करे। नेक्स्ट इज द स्पीच स्किल्स। स्पीच स्किल्स से मतलब है क्लैरिटी। बच्चे की स्पीच में क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। वो तभी अच्छी होगी जब बच्चा अच्छा सुनने पर ध्यान देगा। बच्चा साफ सुनेगा, उतना साफ बोलेगा। चूंकि बच्चे को वही रिप्रोड्यूस करना है और ये बात हर एक के ऊपर लागू होती है, चाहे वो टोन की बात अगर हम करें या वर्ड्स को निकालने की, प्रोनाउंसिएशन की बात हम करें, तो बच्चे चूंकि रिस्पॉन्स वही देते हैं जिस तरह का उनको फीडबैक मिलता है। इसलिए जो वर्ड्स हम उनके सामने बोल रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा साफ शुद्ध बोलें, जिससे कि बच्चों को प्रॉपर फीडबैक मिले और उसका जो रिस्पॉन्स मिले वो बहुत अच्छा मिल सके। जी राइट। नेक्स्ट इज थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स मतलब बच्चे को सोचने की कोशिश करने दो। अगर हर चीज़ के लिए आपने बच्चे से कोई कुछ क्वेश्चन किया और बच्चा नहीं सोचा, बच्चे की सोचकर जवाब देने से पहले ही अगर आपने एज अ पेरेंट जवाब दे दिया, तो बच्चे को तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यही चीज जो है ये आगे रीइंफोर्स होती जाएगी। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव सीन विद दीज चिल्ड्रन, कि बच्चे नहीं सोचते, उनकी इमेजिनेशन बहुत पुअर होती है। हम लोग इवन एज अ स्मॉल चाइल्ड, इवन जो 4 या 5 साल का बच्चा है, वो भी बहुत चीज़ें इमेजिन कर सकता है कि हम वीकेंड पर मूवी देखने जाएंगे या वीकेंड पर मॉल जाएंगे या मेरा बर्थडे इस दिन आएगा तो पापा मुझे ये दिलाएंगे। सो दैट काइंड ऑफ एन इमेजिनेशन जो है वो एक नॉर्मल बच्चे में होती है। तो यही चीज़ आप हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में भी डेवलप करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपने बच्चे को इमेजिन करने के लिए उसको सोचने दो। लेट हिम इमेजिन थिंग्स। इसी बात को थोड़ा सा यूज करेंगे। खास करके हम देखते हैं कि हमारी मदर्स बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, तो स्पून फीडिंग का एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चे को जो चीज चाहिए उसको सोचने की जरूरत पड़ने के बजाय वो पहले ही तैयार रेडीमेड मिल जाती है। बच्चे को अपनी नेसेसिटी फील होनी चाहिए और उसकी एनालिटिकल पावर, थिंकिंग पावर ग्रूम हो। इसके लिए जरूरत है कि उसको अपनी जरूरतों को फील करने दीजिए, एक्सप्रेस करने दीजिए और उसके बाद उसकी नेसेसिटी डेफिनेटली ये आपकी जिम्मेदारी तो है ही है। ये आप एक नॉर्मल बच्चे के साथ जब कर रहे हैं तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ क्यों नहीं करते? हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, ठीक है, द चाइल्ड is hearing impaired, he has special needs, ये बात समझ में आती है, but we have to make that child a normal citizen। उसको हमने एक नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप करना है, बड़ा करना है, तो उसमें भी तो ये चीज़ डेवलप होने दो, इमेजिनेशन उसकी डेवलप होने दो। तो एज अ मतलब एज अ थेरेपिस्ट हमें ये पेरेंट्स को बताने की जरूरत पड़ती है कि वो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है लेकिन वो बेचारा बच्चा नहीं है। जी। तो उसकी हर नीड को पूरा नहीं कीजिए। जो आपका और बच्चा है आप उसकी हर नीड को पूरा नहीं करते हो। उसे कहते हैं कि आप अपना ये काम तुम करो। अपना करो, या आपने उस बच्चे ने कुछ चीज डिमांड करी है तो आप उसकी हर डिमांड पूरी नहीं करते। तो ये जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है इसकी हर डिमांड पूरी क्यों होती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हियरिंग इम्पेयर्ड है। ये गलत है, ये गलत है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट बता रही हैं कि कहीं ना कहीं हमें ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। बच्चे की जो डेवलपमेंट है, जिस तरह से आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो एक कॉमन बच्चे की तरह से जिस तरह से अपने अदर बच्चों के साथ में आप बिहेव करते हैं, निश्चित रूप से इस बच्चे के साथ में भी आपका बिहेवियर उसी तरीके का होना चाहिए। किसी भी तरह से ओवर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। बच्चे को अपनी नेसेसिटीज को
फील करने दीजिए, उसको एक्सप्रेस करने दीजिए, जिससे कि उसकी अपनी इमेजिनेशन निकल करके सामने आए और बच्चे की ग्रूमिंग उसी तरह से हो सके जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह से होती है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद में इस चर्चा को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में, और इस बात पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑडिटरी ट्रेनिंग जब एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड को दिया जाता है तो उसमें हमें कौन से स्टेप्स को ध्यान देना चाहिए। खास करके स्पीच थेरेपिस्ट के साथ साथ में हमने यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से समझा कि एक बच्चे की स्पीच थेरेपी के बारे में, एक उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में पेरेंट्स के क्या भूमिका हो सकती है। हमने देखा कि हमारी एक्सपर्ट का कहना है कि कभी भी पेरेंट्स को ओवर प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए अपने बच्चे को, और इस तरह की और कौन सी बातें हो सकती हैं, इस बात को हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें हमारे नंबर्स पर, जिन पर कि आप अपने आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। आप नोट करिए हमारे नंबर्स। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 11 2008। हमारा फ़ोन नंबर 011 265 11613, और हमारा फैक्स नंबर 011 265 11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए मैम, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ओवर प्रोटेक्शन की, कि पेरेंट्स को अपने ऐसे बच्चों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बजाय एक कॉमन ट्रीटमेंट देना चाहिए। खास करके इस बात को इसलिए भी हम समझ सकते हैं कि बच्चे अगर हम स्पेशली ट्रीट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको लगता है कि बिकॉज मैं किसी वजह से कम हूँ इसलिए ये ज़्यादा मिल रहा है लाड़ प्यार हमें, और साथ साथ में बच्चों के बीच में एक अदर हम कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव या इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, वो एक अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। इसलिए यहाँ पर हमने जो ओवर प्रोटेक्शन न देने की बात कही है ये तो अपनी जगह ठीक है। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको करना क्या चाहिए, न करना चाहिए, ये तो हम आपने बता दिया। अब क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे पेरेंट्स जिनके पास में हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है और उसकी स्पीच थेरेपी वो करा रहे हैं, ऑडिटरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको खास करके क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि मोस्ट उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। जी, सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स को ये समझना कि क्योंकि उनका बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे से ज़्यादा काम लेना है। क्योंकि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है या उसको कोई भी अगर और किस्म की डिफॉर्मिटी है, डिसेबिलिटी है, तो उसको अगर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहना है तो उसको नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को मेहनत करना सिखाओ। अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करके यू हैव टू वॉक एट पार विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। तो ये सिखाओ बच्चे को कि ठीक है आप में प्रॉब्लम है लेकिन आपने नॉर्मल बच्चों के साथ compete करना है, नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो यू कैनॉट ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट्स। ये सिखाओ बच्चे को कि पेरेंट्स जब तक हैं तभी तक देख सकते हैं उस बच्चे को, बाद में उस बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं होगा। तो इसीलिए उस बच्चे को अपने पैरों पर खुद खड़े होना है, ये सिखाइए बच्चे को। बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर शिवानी जी कह रही हैं। खास करके हम देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ साथ में और भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को सुरक्षित और इस तरह के रहने का एक सेंस उसके अंदर क्रिएट करते हैं, बजाय इसके कि हम उसको कमज़ोर करें। हम उनको सच्चाई को एहसास कराएं कि यस आपके साथ में एक प्रॉब्लम ये है लेकिन इससे कम्पीट करना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इसको आपको स्ट्रगल करके इससे ओवरकम करना पड़ेगा, को इंडिपेंडेंट बनाना है जी, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ कम्पीट कर सके। सारी ज़िंदगी अगर वो इसी चीज़ में रहेगा कि मुझे हियरिंग लॉस है, मुझे ये प्रॉब्लम है और हाय मैं ये नहीं कर सकता, तो वो कहीं कुछ नहीं कर सकता जी। बजाय मेक हिम अ फाइटर, ही शुड बी एबल टू फाइट फॉर हिज राइट्स। और वो करने के लिए वो सिर्फ तभी हो सकता है जब उसकी एजुकेशन अच्छी हो, जब उसके उसको अच्छे से गाइडेंस, अच्छी सी एजुकेशन दी गई हो, तभी वो बच्चा नॉर्मल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन सकता है जी। Now we were talking about the factors in successful rehabilitation. हमने listening skills की बात कर ली, language skills, speech skills, thinking skills, evaluating, communication book, carry over home, and we should be able to monitor the progress. So these are the various steps जो बहुत ज़रूरी हैं successful rehabilitation के लिए। जी, तो मैम यहाँ पर हमने जी बताएं। Next is what are the factors that are detriment to a good outcome. जी। One is, this is just a summary of
whatever we have spoken till now. One is the age of diagnosis, the causes of hearing impairment, the degree of hearing impairment, the effectiveness of the hearing aid device, the hearing potential of the child and the health of the child. तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की डायग्नोसिस की एज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द हियरिंग डिवाइस, व्हाट इज़ द हियरिंग पोटेंशियल ऑफ द डिवाइस, बच्चा उस हियरिंग को कैसे यूज़ कर रहा है, व्हाट इज़ द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. The other factors that are very important for a good outcome are presence of another disability, the level of participation of the family, the emotional state of the family, the skills of the therapist, the skills of the parent or the caregiver, and the child's learning style. So these are it is just a total gist of what we have spoken in पिछले 2 घंटे में जो हम लोग बात कर रहे थे. ये उसका टोटल जिस्ट है कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की आउटकम, बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है. एसोसिएटेड फैक्टर्स को कहीं ना कहीं हमको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा. उसके बाद में ही हम एक बेटर आईईपी हम फ्रेम कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए, और उसके बाद में ही हम एक सही जो कहें रिजल्ट हम पाने की उम्मीद कर सकते हैं. मैम, यहाँ पर हमने बहुत सारी बात किया है, खास करके ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें, लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे इस प्रोग्राम में छूटता है, दैट इज स्पीच रीडिंग की बात होती है. तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप उस स्पीच रीडिंग के बारे में भी बताएं कि ये क्या है और कैसे किया जाना चाहिए. जी. स्पीच रीडिंग बेसिकली इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर लिप रीडिंग. लिप रीडिंग से मतलब है कि जो भी बोला जा रहा है वो सुनने की बजाय देखकर समझा जाए कि क्या बोला जा रहा है. स्पीकर के बोलने के एक तरीके को हम रीड करने की बात कर रहे हैं. Yes. जी. ये नॉर्मली तब होता है जैसे जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, वो विजुअल क्लूज, जैसे हमने बात करी, विजुअल क्लूज पर बहुत ज़्यादा जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या बोला जा रहा है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ऑडिटरी ट्रेनिंग, जैसे ये इतने सालों से प्रोग्रेस हुई है. सबसे पहले थे, क्योंकि पहले हियरिंग एड्स ही इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग थे वो हियरिंग एड्स लगाते ही नहीं थे, क्योंकि शायद पहले हियरिंग एड्स थे ही नहीं, डेवलप्ड ही नहीं थे, इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे. तो इसीलिए वी सी अ लॉट ऑफ अडल्ट्स आज के डेट में दे आर यूजिंग जेस्चर्स, इशारों से बात करते हैं. तो वो इशारों से इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको कभी हियरिंग एड नहीं दिए गए, उनके साथ कभी उनको कभी स्पीच थेरेपी नहीं दी गई, इसीलिए वो लोग इशारों से बात कर रहे हैं. दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. उसके बाद आया ऑडिटरी ट्रेनिंग. ऑडिटरी ट्रेनिंग में आया कि बच्चे को सुनने की ट्रेनिंग ज़रूर दी गई, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं बीच में छूट गई. ऑडिशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए बच्चे ने जितना थोड़ा बहुत सुनने की कोशिश करी, उसके बाद बच्चा लिप रीडिंग पर आ गया या स्पीच रीडिंग पर आ गया, और वो विजुअली सब चीज़ सुनने लग गया, विजुअली देखकर सब चीज़ समझने लग गया. उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांसमेंट इन थेरेपी फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हुआ इज ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, जिसकी अभी हमने बात करी. सो दीज आर द प्रोग्रेस, दिस इज द प्रोग्रेस जो अभी तक स्पीच थेरेपी, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की स्पीच थेरेपी में जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम जेस्चर्स टू ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड देन गोइंग टू ऑडिटरी वर्बल थेरेपी. नाउ कमिंग टू स्पीच रीडिंग. स्पीच रीडिंग जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑडिटरी ट्रेनिंग जो सेकेंड स्टेज आई थी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की ट्रेनिंग में, तो स्पीच रीडिंग वाज अ पार्ट ऑफ, वी कैन से लेमैन को समझाने के लिए वी कैन से दैट स्पीच रीडिंग वाज प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ दैट ऑडिटरी ट्रेनिंग. क्योंकि उसमें क्या हुआ ऑडिटरी ट्रेनिंग में कि बच्चे ने हियरिंग एड लगाया, प्रॉबेबली अर्ली इन लाइफ उसको हियरिंग एड लगा दिया, अच्छी एज पर उसको हियरिंग एड लगा दिया, उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग देनी भी शुरू की गई, लेकिन वो ऑडिटरी ट्रेनिंग आगे प्रोग्रेस नहीं हुई, या बच्चे ने कुछ वर्ड्स तक तो सीख लिया, बच्चे ने नाउन सीख लिए, अपने आसपास की कॉमन चीज़ों के नाम सीख लिए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया. उसके बाद पेरेंट्स वो क्लूलेस, और उन्होंने स्पीच थेरेपी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि आगे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं ये पूछने के लिए कि क्या करना है बच्चे के लिए. तो क्योंकि वो थेरेपी वहीं पर स्टॉप हो गई, तो बच्चा बीच में लटक गया.
ना वो पूरी तरह सुनने पर, ना उसकी पूरी तरह से लैंग्वेज डेवलप हुई, तो बच्चा आगे क्या करे? ऐसे में बच्चों ने खुद अपना तरीका समझा एंड दे स्टार्टेड लुकिंग एट द फेस ऑफ द स्पीकर। जो कोई बोल रहा है उसके फेस की तरफ देखकर समझने की कोशिश करी कि उसने क्या बोला, या ये कहें क्या बोला नहीं, कैसे बोला। तो जब बच्चे ने स्पीकर के फेस की तरफ देखा तो उसको सिर्फ लिप मूवमेंट दिखे, और उस लिप मूवमेंट को ही उस बच्चे ने फॉलो करने की कोशिश करी, उस लिप मूवमेंट को उस बच्चे ने इमिटेट करने की कोशिश करी, तो उसको एज इट इज रेप्लिकेट कर कर बोलना चाहा। बजाय समझकर बोलने के बच्चे ने एज इट इज उसे बोल दिया। तो यहाँ पर बच्चे की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई कि उसने ये नहीं समझा कि क्या बोला गया, उसने सिर्फ ये देखा कैसे बोला गया। तो उस कैसे के चक्कर में बच्चे ने अपना दिमाग नहीं यूज़ किया, और उसकी रीजनिंग नहीं डेवलप हुई, उसकी थिंकिंग नहीं डेवलप हुई, उसकी इमेजिनेशन नहीं डेवलप हुई, इन सब चीज़ों में से कुछ नहीं डेवलप हुआ। सिर्फ बच्चे ने लिप रीडिंग करके और वर्ड सीख लिए और थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख ली, दैट्स ऑल। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा पापा मम्मी बोल लेता है लेकिन आगे और वर्ड्स नहीं सीख पा रहा। भैया, जो उसने पापा बोलना सीखा या उसने मम्मी बोलना सीखा, वो आपने बच्चे को कैसे सिखाया? आप बच्चे के सामने चले गए, आपने बच्चे बोला बोलो बेटा पापा, तो उसने सिर्फ होंठ हिलते देखे। जी जी ठीक है, तो आप क्योंकि बच्चे ने सिर्फ होंठ हिलते देखे, उसने उसी चीज को एज इट इज रिपीट कर दिया। लेकिन जब आप स्पीच रीडिंग या जिसे हम लिप रीडिंग भी कहते हैं, तो स्पीच रीडिंग में बच्चे ने पापा बोला लेकिन उसको पापा, बाबा, मामा, इन तीनों में कोई फर्क नहीं नजर आया, क्योंकि उन तीनों के लिप मूवमेंट सेम तरीके की है। जी ठीक है, तो स्पीच रीडिंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो सिमिलर साउंडिंग, सिमिलर लुकिंग साउंड्स हैं, जो साउंड्स एक जैसी दिखती हैं, वो बच्चा कंफ्यूज होगा। तो उसको प, ब और म में कोई फर्क नहीं समझ में आएगा, या क, ख, ग, घ में जो एक जैसी साउंड्स हैं उनमें उसको कोई फर्क नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर वो सुन नहीं रहा है, वहां वो सिर्फ देख रहा है। तो चाहे वो पापा बोल रहा है या वो बाबा बोल रहा है या वो मामा बोल रहा है, जो स्पीकर है वो पापा, बाबा या मामा बोल रहा है, तीनों में से क्या बोल रहा है, वो बच्चा उसको पापा ही बोलेगा, या अगर उसको मामा, जो भी उसने समझा है, देखा है, वही बोलेगा। वो तीनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। तो स्पीच रीडिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो यही है कि उससे बच्चे को ऑडिटरी क्लूज नहीं मिलते, उससे बच्चे को सिर्फ विजुअल क्लूज मिल रहे हैं। विजुअल क्लूज के बेसिस पर ही बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, और लैंग्वेज भी क्या सीख रहा है, सिर्फ वर्ड सीख रहा है जी। लैंग्वेज तो वो बच्चा ऐसे में सीख ही नहीं पाता है। एंड इस तरह के बच्चे जो हैं वो आगे लैंग्वेज को डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वर्ड सीखे हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड वर्ड्स जो उनको सामने बैठाकर सिखा दिए गए हैं। तो वही वर्ड्स उन्होंने वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे सीख पाए हैं। वेल, आई विल नॉट से कि स्पीच रीडिंग जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत गलत हो रहा है, प्रॉबेबली बिकॉज जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, या इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट ही नहीं थी कि वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर थेरेपी कराएं, क्योंकि इवन अ लॉट ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट्स को भी इस बारे में नॉलेज नहीं थी। बहुत जगहों पर आज भी जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी की जाती है, उसमें यही होता है कि जो थेरेपिस्ट हैं वो बच्चे के सामने आकर बैठ जाते हैं और बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। Whereas speech therapy for a hearing impaired child the scenario has totally changed. अब कहीं पर भी स्पीच रीडिंग या लिप रीडिंग नहीं हो रही है। द ओनली थिंग दैट इज बीइंग फॉलोड विद अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। इसलिए हम लोग अपने सब को स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं उनको हम सबको यही सजेस्ट करते हैं दैट दे शुड प्लीज यूज ऑडिटरी वर्बल थेरेपी फॉर ऑल द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जी, ये वर्बल कंपोनेंट थोड़ा सा ऐड करने से हमारी बात ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आती है कि हमको फोकस ऑडिटरी सेंस के साथ हमें वर्बल यूज करना भी है। एक्चुअली स्पीच रीडिंग आई थिंक इज अ वेरी वेरी इजी थिंग टू टीच।
स्पीच थेरेपिस्ट के लिए स्पीच रीडिंग सिखाना या ऑडिटरी ट्रेनिंग कराना फॉर अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड उनको बहुत आसान लगता है, क्योंकि कहीं पर भी वो लोग सुनने पर ट्रेनिंग पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो भी आप स्पेशल स्कूल्स वगैरह भी जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि जो स्पेशल स्कूल्स में काम हो रहा है दैट इज़ रॉन्ग, नहीं, दे के नॉट हेल्प इट, क्योंकि उनके पास लोड इतना ज़्यादा है। पूरे स्पेशल स्कूल में अगर हम सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल्स की बात करें, वहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं कि वो आप स्पीच थेरेपिस्ट कैन नॉट डू जस्टिस। वो हर एक बच्चे को अलग बिठाकर स्पीच थेरेपी नहीं करा सकता। जैसा कि हम प्रोग्राम में पहले कर चुके हैं कि 1-to-1 थेरेपी यहाँ पर होनी चाहिए। हाँ। तो वो एक स्पीच थेरेपिस्ट जो एक स्पेशल स्कूल में जा रहा है या एक हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल में जा रहा है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो हर बच्चे को एक बच्चे को बिठाकर स्पीच थेरेपी कराए। लेकिन तो भी हम ये चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ऑडिटरी वर्बल थेरेपी को यूज़ करें, सो दैट दे आर एबल टू पिक अप गुड स्पीच एंड गुड लैंग्वेज एंड गुड हियरिंग। क्योंकि स्पीच रीडिंग इज़ अ वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ टीचिंग अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए को स्पीच रीडिंग सिखाना इज़ बाय फार द ईजीएस्ट, आई थिंक। आपने बच्चे को हियरिंग एड्स दे दी, हियरिंग एड्स देकर आपने उसको थोड़ा सा ऑडिटरी ट्रेनिंग करा दी कि आपने देख लिया कि हाँ हियरिंग एड से बच्चा सुन पा रहा है, उसको आवाज़ आ रही है, बस काम खत्म। अब क्योंकि आपने बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, तो द स्पीच थेरेपिस्ट कम्स इन सिट्स इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, सामने आकर बच्चे को एक एक वर्ड रट्टा लगवाते जाते हैं, रट्टा लगवा कर सिखाते चले जाते हैं। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग द चाइल्ड। जो चीज़ आपने बच्चे को रट्टा लगवाई है वो बच्चे को लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेगी, क्योंकि वो बच्चे ने सिर्फ याद करी है, रजिस्टर उसके दिमाग में नहीं हुई है। जब तक वो चीज़ बच्चे के दिमाग में रजिस्टर नहीं होगी तब तक बच्चा वो चीज़ नहीं याद करेगा। तो इसीलिए एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, आई ऑल्सो बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, मुझे भी अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को सिखाना है, मुझे भी स्पीच रीडिंग कराना बहुत आसान लगेगा। तो अगर मैं किसी को स्पीच रीडिंग करके सिखा सकती तो मैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्यों सिखाऊं, विच इज़ डेफिनेटली मोर टैक्सिंग। लेकिन वी हैव टू डू जस्टिस टू आवर प्रोफेशन। अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को सिखा रहे हैं तो वी शुड मेक श्योर कि जो उसने हियरिंग एड्स लगा रखी हैं उनका यूज़ हो, क्योंकि अगर आप बच्चे को स्पीच रीडिंग करवा रहे हैं, लिप रीडिंग करवा रहे हैं, तो हियरिंग एड्स की ज़रूरत ही नहीं है उसमें, क्योंकि बच्चा सिर्फ देखकर बोल रहा है, सुनने का कुछ काम ही नहीं हुआ वहाँ पर। तो ऐसे में हियरिंग एड्स को उतार कर अगर आप साइड में भी रख दें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ द सेम थिंग, हियरिंग एड लगाना ना लगाना इज़ द सेम थिंग। हियरिंग एड बच्चे ने लगा रखा है, ऑफ करके लगा रखा है, आपको क्या पता, क्योंकि आप तो बच्चे को सिर्फ सामने से बिठाकर लिप रीडिंग करवा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं फ़ायदा होगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि आप बच्चे को ऑडिटरी वर्बल थेरेपी सिखाइए, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी से ही बच्चे को सुनना सिखाइए, जिससे वो आगे लैंग्वेज डेवलप करेगा। मैम यहाँ पर हमने बहुत बातें किया ऑडिटरी ट्रेनिंग और स्पीच रीडिंग के बारे में। एक चीज़ थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इस तरह के सेशन में जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कितनी ड्यूरेशन लगभग लगती है? एक थोड़ा सा मेच्योर जिसको हम कह सकें कि बच्चे मेन स्ट्रीमिंग में जाएँ, और उसके साथ में थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उनका बाद का जो करियर डेवलपमेंट होता है या बाद की प्रोफेशनल लाइफ में उन चीज़ों पर कितना फ़र्क आप देखती हैं इन चीज़ों का? दिस इज़ अ वेरी वेरी रफ एस्टिमेट ये बोलना कि बच्चा कितने टाइम तक उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेप्स, जो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के जो हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, तो हमें वी हैव ऑल बीन ट्रेन्ड इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। तो उसमें जो हमें प्लान दिया गया है वो 18 मंथ्स तक का प्लान होता है। तो 18 मंथ्स के प्लान में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर अ कॉक्लियर इम्प्लांट। तो उसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं बाय द एंड ऑफ 18 मंथ्स ऑफ थेरेपी बच्चा ऑटोमेटिकली अपने एनवायरनमेंट से लैंग्वेज या वर्ड्स पिकअप करके उनको यूज़ करना शुरू कर देता है। बट दैट इज़ ओनली बिकॉज विद एन इम्प्लांट द चाइल्ड इज़ लिसनिंग almost like a normal child. I will not say exactly like a normal child, but near normal उसकी hearing हो जाती है with an implant. लेकिन hearing impaired बच्चे जो हैं, जो hearing aid लगा रहे हैं, they will take longer in developing listening and in picking up language from the environment.
और उसको अपने आप से यूज़ करना। तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो सिर्फ हियरिंग एड्स लगा रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हियरिंग एड्स जो हैं वो उससे उनकी हियरिंग कैपेसिटी जो है वो नियर नॉर्मल नहीं आ पाती है। एट द सेम टाइम उनकी जो स्पीच भी है, स्पीच क्लैरिटी भी कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये चाहेंगे कि हम अब बच्चे को लैंग्वेज ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत स्पीच क्लैरिटी पर भी काम किया जाए। तो इसमें डेफिनेटली 2, 3, 4 साल लग जाते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द करियर ऑप्शंस, आई थिंक अगर बच्चे की लैंग्वेज अच्छी है, इफ़ ही इज़ एट पार विद अ नॉर्मल चाइल्ड, द करियर्स आर ओपन फॉर हिम, ही कैन कम्पीट वेर एवर ही वॉन्ट्स। जी, तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट हमें बता रही हैं कि अगर बच्चे को हमने प्रॉपर अगर एक उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज सही टाइम पर किया और बहुत अच्छी तरह से अगर उसको स्पीच थेरेपी और ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग के मोड पर उसको ले जाकर के प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दी गई, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो भी एक कॉमन बच्चे की तरफ से पहली बात तो मेन स्ट्रीमिंग में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सकता है, साथ साथ में उसके बाद में उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह से पूरी तरह से ओपन हो सकती है और अपने मन चाहे किसी भी डायरेक्शन में किसी भी फील्ड में जा सकता है और अच्छा कर सकता है, जैसा कि अदर लोग कर रहे हैं। तो शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सब्जेक्ट पर अपनी नॉलेज देने के लिए। तो दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में बने रहने के लिए। अब आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।